हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यू। तो अभी तक के हमने जावा डीएसए विद इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कई सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उन सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में स्टैक्स पढ़ा था। तो स्टैक और क्यू काफी सिमिलर है एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। वहां पर हमने स्टैक वाले ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक सीखे थे, इंटरव्यूज क्वेश्चंस कर रहे थे, साथ में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। ये सब हम क्यू वाले ट्यूटोरियल में भी करेंगे, बट कोड में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इस वाले वीडियो में हम क्यूज को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एरेज को यूज करके सर्कुलर क्यू भी सीखेंगे, लिंक लिस्ट को यूज करके हम क्यू बनाएंगे, साथ में कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करके भी हम कोड बनाएंगे, इंटरव्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये सब हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो आप इसे एंड तक देखिएगा। मैं हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। और सबसे ज्यादा कॉमेंट्स आते ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है, तो इस ट्यूटोरियल में हम सभी क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे कि क्या हो रही है, कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, कैसे लॉजिक लगाना है, डायग्राम के साथ आपको हर एक चीज समझाऊंगी। तो चलिए अब हमारे क्यू वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्यू को आप इमेजिन कर सकते हैं एक लाइन की तरह। जब हम स्कूल में थे, असेंबली में लगते थे, हर एक स्टूडेंट एक के बाद एक लगता था। तो एक तरीके से वो लाइन हो गई, क्यू हो गई स्टूडेंट्स की। तो यही हम बैंक का एग्जाम्पल लें तो बैंक में जब भी हमें मनी डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना होता है और भीड़ रहती है वहां पर, तो सभी लोग क्यू में लगते हैं, लाइन में लगते हैं। करेक्ट। तो जो भी इंसान फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारी बैंक में, वही फर्स्ट नंबर पर क्यू में लगेगा। उसका काम पहले नंबर पर होगा और वही सबसे फर्स्ट नंबर पर बैंक के बाहर निकलेगा। जो सेकंड नंबर पर हमारे बैंक में एंटर हुआ, उसका काम सेकंड नंबर पर होगा, वही सेकंड नंबर पर क्यू पर लगेगा और वही सेकंड नंबर पर हमारे बैंक के बाहर होगा। जो थर्ड नंबर पर आया उसका थर्ड नंबर पर, एंड सो ऑन। करेक्ट। तो वैसे ही हमारा क्यू होता है। क्यू वर्क करता है फीफो पे, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा सबसे पहले हमारे क्यू में आया वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो सेकंड नंबर पर आया हमारे क्यू में डाटा, वही सेकंड नंबर पर बाहर निकलेगा। जो थर्ड नंबर पर आया वही थर्ड नंबर पर, और जो सबसे लास्ट में हमारे क्यू में आएगा वही सबसे लास्ट में हमारे क्यू के बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर तो हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रहे थे, बट इसी को आप विजुलाइज कर सकते हैं डाटा के फॉर्म में हमारे क्यू में। अब डाटा इस वीडियो में हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 1 2 3 4 5, हम 5 डाटा ऐड करना चाहते हैं हमारे क्यू में। तो 1 सबसे पहले हमने हमारे क्यू में ऐड करा, तो सबसे पहले एंटर हुआ है हमारे क्यू में। करेक्ट। 2 को हमने सेकेंड नंबर पर एंटर करा, 3 को हमने थर्ड नंबर पर एंटर करा, 4 को हमने फोर्थ नंबर पर एंटर करा और 5 को हमने फिफ्थ नंबर पर हमारे क्यू में डाला है। करेक्ट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है क्यू की, वो ये है कि जो फर्स्ट नंबर का डाटा होता है, जहां से हमारी क्यू स्टार्ट होती है। जब मैं हमारे एग्जाम्पल की बात करूं 1 2 3 4 5, हमारा क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो 1 होगा फ्रंट, उसे हम फ्रंट बोलेंगे 1 वाले डाटा को। जहां पर हमारे क्यू की एंडिंग हो रही है, मतलब लास्ट वाला डाटा 5, उसे हम कहेंगे रेयर। करेक्ट। तो अब ये वाली चीज हमें हमारे कोड में काम आने वाली है। जब भी हम हमारे क्यू की स्टार्टिंग की बात करेंगे, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रंट से। जब भी हम क्यू की एंडिंग की बात करेंगे, मतलब उसकी लेंथ की बात करेंगे, कहाँ तक हमारे क्यू का साइज जा रहा है, तब हम रेयर को बताएंगे। तो चलिए अब हमारे क्यू को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। डायग्राम से। तो हमारा डायग्राम कैसा होगा क्यू का? ये हमारा क्यू है। यहाँ से हम जो भी डाटा देना चाहते हैं हमारे क्यू को, यहाँ से हमारे डाटा की एंट्री होगी और यहाँ से हमारे डाटा की एग्जिट होगी। जो भी हम डाटा अगर हमें रिमूव करना है हमारे क्यू में से, हमें जरूरत नहीं उस डाटा का, तो यहाँ से एग्जिट होगा। तो अब देखिए, अगर हमें डाटा देना है 1 2 3 4 और 5, ये हम डाटा देना चाहते हैं हमारे क्यू को, तो हम कैसे देंगे? एंट्री होगी यहाँ से, मैंने कहा ही है। तो यहाँ पर 1 आकर स्टोर हो जाएगा। करेक्ट। सबसे पहले हमारा 1 आया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 2 देना चाहते हैं हम डाटा इसे, तो फिर यहाँ पर 2 आकर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या देना चाहते हैं हम? 3 देना चाहते हैं हमारे क्यू को, तो यहाँ 3 जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या आएगा? 4 आएगा और फिर क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमारा जो क्यू है वो वर्क करता है फीफो पे। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे पहले हमारे क्यू में आया है वही सबसे पहले हमारे क्यू में से बाहर निकलेगा। उसके बाद फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर फिफ्थ वाला। और यही हमने हमारे एग्जाम्पल में भी समझा था। हमारी बैंक है जहां पर बहुत सारे लोग आए हैं मनी डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। ये पहला इंसान, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 लोग आए। तो सबसे पहले जो भी बैंक में एंटर हुआ होगा, ठीक है, वही सबसे पहले अपना मनी डिपॉजिट करेगा और इस क्यू में से, इस पूरे क्यू में से वही सबसे पहले बाहर निकलेगा और बैंक में से बाहर निकल जाएगा। जो सेकंड नंबर पर एंट्री करा था
हमारे बैंक में, उसका काम सेकंड नंबर पर होगा, ठीक है। वो फिर सेकंड नंबर पर हमारे क्यू से बाहर निकलेगा और फिर बैंक से सेकंड नंबर पर बाहर निकलेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वही हमारे क्यू पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हमारे क्यू में आया है उसका काम सबसे पहले होगा और वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। हमारे बैंक वाला एग्जाम्पल में भी वही था, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये सेकंड वाला इंसान चाहे कि मेरा तो मनी जल्दी डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, फर्स्ट वाला का बाद में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्यू में से सेकंड नंबर पर ही बाहर निकलेगा, फर्स्ट नंबर पर बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला इंसान ये वाला बैंक में एंट्री करा था तो इसी का काम सबसे पहले होगा और यही सबसे पहले इस क्यू में से बाहर निकलेगा और फिर बैंक में से बाहर निकलेगा। ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, सेम इसमें है। अगर हम कहें कि ये थर्ड वाला पॉप हो जाए, मतलब थर्ड वाला डाटा हमारे क्यू में से बाहर निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले 1 वाला ही डाटा बाहर होगा, उसके बाद फिर 2 वाला डाटा बाहर होगा, फिर 3 वाला डाटा बाहर होगा। जब तक ये दोनों बाहर नहीं हो जाते, पॉप नहीं कर देते हमारे क्यू में से, तब तक इस थर्ड वाले का नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बीच में से कोई से भी डाटा को आप बाहर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अगर आपको लास्ट वाले डाटा को बाहर निकालना है, इस वाले को अगर आपको बाहर निकालना है, आपको ये पूरा क्यू खाली करना पड़ेगा उसके पहले का, उसके बाद ही इसका नंबर आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी ये चीज। स्टैक को हमने बहुत अच्छे से समझा था प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में, इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ समझा था। तो अब हम देख लेते हैं क्यू और स्टैक में क्या क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ पर स्टैक यूज करना है, कहाँ पर क्यू करना है और कौन कौन से ऑपरेशन कहाँ पर क्या होता है। थोड़ा हद तक सेम होता है स्टैक और क्यू, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम ऑपरेशन समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक और क्यूज में और कैसे डिफरेंस है इन दोनों में। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है ऐड का, मतलब हमें हमारे क्यू में डाटा को ऐड करना है। तो वो कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया था कि ये हमारी क्यू है। सबसे पहले 1 वाला डाटा यहाँ पर जाके स्टोर होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला एंड सो ऑन। और जब आपको डाटा को रिमूव करना है तो वो यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। एग्जिट यहाँ से होगी, सबसे पहले 1 वाला रिमूव होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला और फिर आगे आगे अगर और डाटा है तो हम इस ऐड वाले ऑपरेशन को एन क्यू बोलते हैं हमारे क्यू की भाषा में, एन क्यू। एक बार स्टैक में देख लेते हैं कि ऐड ऑपरेशन कैसे होता है। वैसे मैंने स्टैक वाले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर हमें डाटा को ऐड करना है हमारे स्टैक में तो कैसे करेंगे। हमारा स्टैक ऐसा होता है, ठीक है, वर्टिकल टाइप का होता है, हमारा क्यू इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर हमारा डाटा ऐड करना है हमारे स्टैक में तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। 1 सबसे पहले यहाँ पर जाकर स्टोर होगा। मैंने आपको स्टैक वाले में ही बताया था, जब भी कोई सा डाटा हम स्टैक में ऐड करते हैं वो सबसे ज्यादा बॉटम में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम 2 को स्टोर करना चाहते तो 2 उसके ऊपर हो जाएगा, फिर 3 को स्टोर करना चाहते तो 3 उसके ऊपर स्टोर होगा, फिर 4 को तो 4 यहाँ पर और 5 तो यहाँ पर, ठीक है। अब यही हमें जब इसमें रिमूव करना होगा, जब इन डाटा को हमें स्टैक में से रिमूव करना होगा तो ये इसका पूरा अपोजिट वाला काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे, हमारा क्यू काम करता था फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले हमारे क्यू में आया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब जब हम इस डाटा को बाहर निकालेंगे तो भी इसी ऑर्डर में बाहर निकलेगा, 1 फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। यहाँ पर अपोजिट होता है, पूरा उल्टा होता है। कैसे, हम ये तो हमारा 1 जो हमने सबसे पहले स्टोर करा था वो तो बॉटम में, जब तक ये ऊपर वाला सामान नहीं बाहर निकल जाता तब तक हम नीचे वाले डाटा को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, उन्हें बाहर ही नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे, हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे इस 5 वाले को, मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हमारे स्टैक में गया है वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा स्टैक काम करता है लीफो पे, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में गया है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, और जो सबसे पहले गया था एलिमेंट हमारे स्टैक में वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। तो हमें यहाँ पर अगर इसमें से स्टैक में से डाटा को रिमूव करना है, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, 5, फिर क्या बाहर निकलेगा, 4, फिर क्या बाहर निकलेगा, 3, फिर क्या बाहर निकलेगा, 2, फिर क्या बाहर निकलेगा, 1 एंड में, जिसे हमने सबसे पहले अंदर डाला था, ठीक है। तो अब देखिए 2 चीज मैंने आपको स्टैक में बता दी है, ऐड भी बता दिया है कि कैसे हम ऐड करते हैं डाटा को इस ऑर्डर में, सबसे बॉटम में, फिर उसके ऊपर 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 ऐसे करके ऐड हो जाएगा। तो ऑर्डर हमारा ऐड करने का होगा 1 2 3 4 5, 1 सबसे बॉटम में और फिर उसके टॉप 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 पर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यही जब हमें रिमूव करना होगा स्टैक को तो कैसे रिमूव करेंगे, सबसे जो टॉप पर एलिमेंट प्रेजेंट होगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो वो क्या है, 5, फिर क्या है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यही हम ऐड वाले को हमारे स्टैक में कहते हैं पुश।
हाँ, पुश ऑपरेशन कहते हैं हम हमारे स्टैक में, ये मैंने आपको उसमें बताया था। रिमूव वाले को हम कहते हैं हमारे स्टैक में पॉप, ठीक है। और यही हमारे क्यू में ऐड वाले को हम कहते हैं एन क्यू। और हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है, हम जब ऐड करेंगे ना डाटा तो डॉट ऐड ही लिखेंगे वहां पर, इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और हमारा सेकेंड ऑपरेशन क्या है, रिमूव, ठीक है। तो रिमूव को हम हमारे क्यू में कहते हैं डी क्यू। डी क्यू कैसे करेंगे हम हमारे क्यू में से, ये हमारा क्यू है, हमें इसमें से डाटा को बाहर निकालना है। मैंने बोला ही है फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले गया है हमारे क्यू में से वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बाहर निकलने का, यही सेम ऑर्डर होगा जो हमारा ऐड करने का था, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं डी क्यू के लिए 1, सबसे पहले 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो गया, फिर 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 बाहर निकलेगा, फिर 4 बाहर निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है पीक। पीक का मतलब होता है कि हमारा फ्रंट पर या फिर टॉप पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको प्रिंट कराना, ना ही हमें वहां पर कुछ ऐड करना है ना ही उसे रिमूव करना है, सिर्फ जो फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट है उसे हमें प्रिंट कराना है। तो जब हम क्यू का एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 5 है, मतलब इसके बाद और भी डाटा हो सकता है। तो फ्रंट पर कौन सा मौजूद है हमारा डाटा, जो कि है 1, तो पीक होगा 1। हमें सिर्फ उस वैल्यू को प्रिंट कराना, ना हम 1 को ऐड कर रहे हैं ना ही हम रिमूव कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे पीक कर रहे हैं, मतलब उसे प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हैं हम, ठीक है। अब यही अगर हम हमारे स्टैक में देखें, ठीक है, तो वहां पर भी हम पीक ही बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्यू डी क्यू और ये सब कर रहे थे ना, नहीं, यहाँ पर हमारा पीक और पीक दोनों सेम रहेगा, क्यू में भी और स्टैक में भी। तो अब अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक हमारा इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा कोई फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी टॉप पर वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। जैसे हमने पहले 1 ऐड करा, उसके बाद हमने 2 ऐड करा, उसके बाद हमने 3 ऐड करा, तो अब हमारा टॉप पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है 3। बट अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको स्टैक वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख लीजिएगा। मैंने स्टैक में समझाया था कि स्टैक वर्क करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 3 वाली वैल्यू हमने सबसे लास्ट में पुट करी है और वो टॉप पर है और हम इसी को पिक कर रहे हैं, मतलब इसी को प्रिंट करा रहे हैं। बट अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू में तो हमने 1 को सबसे पहले ऐड करा है, ठीक है। 1 को तो हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद 2 को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 को और फिर बाकी सबको। तो क्यू काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो वैल्यू सबसे पहले हमने ऐड करी है वही सबसे फ्रंट पर रहेगी और वही प्रिंट होगी। यहाँ पर हम लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करा रहे थे क्योंकि ये टॉप पर थी। तो अब हमने क्यू काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लिया है हमने। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म करेंगे क्यू पर, बट एरेस को यूज़ करके। उसके बाद हम सर्कुलर क्यू क्या होता है, कैसे कोड बनाना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लिंक लिस्ट को यूज़ करके हमारा क्यू बनाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग एरे, मतलब हमें क्यू बनानी है बट एरे को यूज़ करके बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें एक क्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो हमें क्यू क्रिएट कर लेते हैं। अब वहाँ पर हमने क्यू में यहाँ पर इसे ओपन रख रहे थे क्योंकि हम जितना भी डाटा इसमें ऐड करना चाहते थे हम ऐड कर सकते थे, भले 1 2 या जितना भी हम ऐड करना चाहते थे। बट एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है, एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। तो आपको पहले से साइज बताना पड़ेगा आपकी कोड एडिटर को कि आपका साइज क्या है एरे का। अगर आपने 5 दिया तो 5 से ज़्यादा वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते, 5 से कम एक बार पुट कर सकते, बाकी जगह खाली रह जाएगी, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हम इसे ओपन नहीं रख सकते, हमें इसे क्लोज रखना पड़ेगा। और इसका साइज हमने 5 दिया है तो हम 5 कॉलम्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इसमें डाटा पुट करना है, तो अब डाटा हम इंटीजर फॉर्म में पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं 1 2 3 4 और 5, और ये सारा इंटीजर टाइप का डाटा है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम क्यू बना रहे हैं एरे को यूज़ करके, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉइंटर्स क्या होंगे, पॉइंटर एक फ्रंट होगा और दूसरा पॉइंटर होगा रेयर। फ्रंट और रेयर का काम होगा कि हमारे कोड एडिटर को बताएगा कि हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। फ्रंट का काम होगा स्टार्टिंग बताना कि कहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, और रेयर का काम होगा कि वो बताएगा हमारे कोड एडिटर को कि कहाँ पर हमारा एरे एंड हो रहा है, करेक्ट। तो हम अगर इस डाटा को हमारे इसमें पुट करना चाहते हैं हमारे क्यू में, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे 1 को हमें इसे पुट करना है, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी फिलहाल में हमारा एरे क्या है, पूरी तरीके से खाली है। तो फ्रंट और रेयर कहाँ होगा,
फ्रंट यहाँ पर होगा और रेयर भी यहाँ पर होगा और इनकी वैल्यू होगी -1। अब ये बात याद रखना बाद में, क्योंकि हम जब इसका कोड बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत होगी कि जब भी फ्रंट और रेयर की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है, FB और RB दोनों -1 है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा कोड एडिटर को बताना है कि हमारा एरे एम्प्टी है पूरी तरीके से, कुछ भी डाटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 है। करेक्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और रेयर का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। तो अगर हमें इससे 1 को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है, हमारे एरे में, तो हमने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो बाकी सारी जगह खाली है, सिर्फ 1 को ऐड करा है। तो अब ये जो रेयर होगा ना, ये यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पर, और FB यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा एरे का स्टार्टिंग भी यही है और एंडिंग भी यही है। तो अब F और R की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम इंडेक्स वैल्यू में फाइंड करें तो F और R की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, F और R की वैल्यू 0, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 होगा इंडेक्सिंग, ये होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। करेक्ट। और अगर हम इसका साइज बताएं कि इस एरे का साइज क्या रहेगा, जब हम इस सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो एरे का साइज रहेगा हमारा साइज -1। अगर हम इसका साइज बता रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ पर 5 डाटा पुट कर रहे हैं तो हमारा साइज है 5। और हमारे इंडेक्सिंग का साइज क्या होगा, मतलब जब हम लूप चलाएंगे तब होगा साइज -1। 5 -1 इक्वल्स टू 4, मतलब लास्ट वाले का हमारा इंडेक्सिंग होगा 4, साइज -1 इक्वल्स टू 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लूप जब लगाएंगे तब इस काम होगा, इसलिए अभी से बता रही हूँ आपको। तो अब अगर हम नेक्स्ट डाटा हमारा पुट करना चाहते हैं हमारे एरे में, जो कि है 2, तो हम 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो R का जो पहले इंडेक्स नंबर 0 था, अब R की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा R का बाय 1। ये भी हमें आ रहे कोड में काम आएगा जब हम कोड बनाएंगे, ठीक है। तो अब R यहाँ से हटके आ जाएगा यहाँ पर। पहले R की वैल्यू क्या थी, 0, स्टार्टिंग में क्या थी -1, जब एम्प्टी था पूरी तरीके से हमारा एरे। फिर F भी बढ़ गया, R भी बढ़ गया, ठीक है। अब जब F 0 पे आ जाएगा ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, एक वैल्यू ऐड हो गई है, तो मतलब F को पता चल गया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब F को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F का तो मतलब ही होता है, फ्रंट का मतलब ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो यहीं पर रहेगा, इससे ज्यादा और कहीं पर भी नहीं जाएगा, हमेशा यहीं रहेगा। करेक्ट। बट R को हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हम हमारा डाटा को ऐड करते जा रहे हैं हमारे एरे में। मतलब हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से F से 0th इंडेक्स से, और एंड हो रहा है R पर, मतलब 1 इंडेक्स पर। अगर हम 3 को भी ऐड करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो R यहाँ से हटके अब R हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और भी अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और R एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की, कि हमें जब भी कोई सी वैल्यू ऐड करनी है हमारे एरे में, तो हमें फ्रंट से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, रेयर से सबसे ज़्यादा मतलब है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं हमारे एरे में डाटा, तब हमें रेयर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि रेयर की वैल्यू है क्या अभी फिलहाल में, कहीं इसकी रेयर की वैल्यू साइज -1 तो नहीं है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं है R। तो अगर लास्ट इंडेक्स पे है तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। और मैंने आपको बताया है कि एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है, तो अगर ये एरे फुल हो चुका है तो आप और डाटा नहीं ऐड कर सकते हो। तो हमारा जब भी हम ऐड कर रहे हैं वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है रेयर पे। अगर रेयर की वैल्यू -1 है तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है, कुछ भी प्रेजेंट है ही नहीं हमारे एरे में। तो इसलिए बिफोर एडिंग अ नंबर, ऐड करने से पहले आपको रेयर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कोड में भी ये लिखना पड़ेगा कि रेयर की वैल्यू अभी फिलहाल में है क्या। और जब भी वैल्यू ऐड करो रेयर की वैल्यू साथ साथ इंक्रीज करते जाना। जैसे हमने अगर यहाँ पर हमें 4 भी ऐड करना है तो हमने 4 ऐड कर दिया, R इंक्रीज होकर हो गया यहाँ पर, मतलब 3rd इंडेक्स पर आ गया। अगर हमें 5 भी ऐड करना है तो 5 यहाँ पर, अब R हट के यहाँ पर आ गया, मतलब साइज -1 पर आ गया, लास्ट वाले इंडेक्स पे आ गया। तो अब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अगर हमें यहाँ पर 6 डाटा ऐड करना है तो नहीं कर सकते। अगर ये सिर्फ प्लेन हमारा सिंपल क्यू होता तो हम जितना डाटा चाहे ऐड कर सकते थे, बट ये एरे है तो साइज फिक्स्ड है, इसलिए हम और डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने हमारा फर्स्ट ऑपरेशन तो देख लिया कि ऐड ऑपरेशन कैसे करना है हमारे एरे में क्यू को यूज करके। अब देखिए हमारा सेकंड ऑपरेशन होगा रिमूव करने का, ठीक है। तो अब रिमूव कैसे करना है, हम सबसे पहले हमारा एक एरे क्रिएट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी थी, यही वाली वैल्यूज पुट कर देते 1 2 3 4 5। एफ का क्या मतलब होता है, जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है। आर का क्या मतलब होता है, ये मतलब फ्रंट है। और आर मतलब रेयर, वो क्या है, जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है एरे, वही हमारा रेयर है। अब अगर हमें इसमें से रिमूव करना है एलिमेंट को, तो हम बीच में से कहीं से भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यू का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपको रिमूव तो स्टार्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू यूज होता है, क्यू वर्क करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले आया उसी को आपको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी करेक्ट। तो हमें सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा 1 को, तो 1 को हम बाहर निकालें, उससे तो बेटर है कि हम f को इंक्रीज कर दें। देखो एक और बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको 1 को बाहर निकालना है तो इसके लिए एक लंबा चौड़ा सा कोड लिखो कि आप 1 को बाहर निकालो, करेक्ट। तो उससे तो बेटर है कि f को इंक्रीज कर दो। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि फ्रंट का मतलब होता है कि कोड एडिटर समझेगा जहां पर भी फ्रंट प्रेजेंट है। अगर फ्रंट यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, तो कोड एडिटर ये मानेगा कि हमारा एरे यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और रेयर जहां पर भी प्रेजेंट है, हमारा कोड एडिटर मानेगा कि हमारा एरे वहां पर एंड हो रहा है। तो अगर हम f को, फ्रंट को यहाँ से हटाकर फ्रंट को हम यहाँ पर रख दें, तो हमारा कोड एडिटर मानेगा कि एरे हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 5 तक, मतलब 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारा एरे सिर्फ इतना है, 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमारा काम तो इजी हो गया ना, हमें तो किसी को रिमूव ही नहीं करना पड़ा, बस f की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। जब f की वैल्यू 0th इंडेक्स पे थी, हमने 1 से इंक्रीज करके कर दी f की वैल्यू इंडेक्स 1 पर, करेक्ट। हमारा काम हो गया आसान। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये बात। हम इसे कोड एडिटर पे भी लिखेंगे, कोड भी बनाएंगे। अब हमारा थर्ड वाला ऑपरेशन देख लेते एक बार, पीक, करेक्ट। ऐड देख लिया, रिमूव देख लिया, पीक। पीक का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट है, टॉप पर वैल्यू प्रेजेंट है, उसे आप प्रिंट करा दो। हमें ना इसे ऐड करना है ना रिमूव करना है। तो फ्रंट कहाँ पर होता है, एफ का मतलब भी फ्रंट होता है, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वाली वैल्यू। तो पीक का मतलब है सीधे सीधे आप एफ की जो भी वैल्यू है आप उसे प्रिंट करा दो, तो हमारा पीक का काम आसान हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। अभी फिलहाल जब हमने एफ को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख दिया, तो फ्रंट क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब हमारा एरे स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है 2 से। तो हमारे क्यू का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 2, और क्यू फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला एलिमेंट ही क्यू 2 है, तो हम इसे ही प्रिंट करा देंगे। तो हमारा पीक का आंसर हो जाएगा 2। आई होप समझ आ गया आपको। अब हम इसका, तो चलिए अब हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करी है जो कि पब्लिक क्लास, क्यू क्लास यहाँ नाम दे रही हूँ, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये import java.util.star लिख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है लिखना। ये सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा ताकि जब हम इसे यूज़ करेंगे एरर नहीं बताएगा। ये हमने स्टैक में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ पर मेन फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। इसमें हम जब भी यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करेंगे ना, उससे हम कॉल यहाँ से मेन फंक्शन से लगाएंगे। अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, अभी हम करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास, इसका नाम क्यू एरे दे देते हैं। चलिए ए ही लिख देते हैं शॉर्ट में, क्यू एरे हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें सभी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जिन जिन की हमें यहाँ पर जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, एक तो इसको देख के घबराना मत, ये सिर्फ लिखा हुआ है मैंने कमेंट आउट करके, ताकि आपको समझ आ जाए किन किन चीजों की हमें जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, एक तो फ्रंट पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो बता दे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक रेयर की ताकि वो एंड पॉइंट बता दे, ठीक है। उसके बाद एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पॉइंटर क्रिएट करते हैं। फ्रंट पॉइंटर क्रिएट करने के लिए हम इसे इन टाइप का बता रहे हैं, क्योंकि फ्रंट मेंशन करता है इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर होता है नंबर टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। और इससे इनिशियलाइज हम स्टार्टिंग में -1 से कर रहे हैं। -1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एरे में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा इनिशियली, तब इसकी वैल्यू -1 रहेगी, क्योंकि कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी है। और इसको हम स्टैटिक टाइप का रख देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी स्टैटिक ही रखेंगे इसलिए, करेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर इंट रेयर आर ही कर देते हैं, क्योंकि हम एफ ले रहे हैं तो इसको आर ले लेते हैं, इक्वल्स टू -1। ये भी -1 रहेगा इनिशियली, क्योंकि आर एंड पॉइंट को बताता है। अब अभी फिलहाल तो खाली है, तो एफ स्टार्टिंग भी वही और एंडिंग भी वही -1, इसलिए। और इसको भी स्टैटिक टाइप का ही रख देते हैं हम। उसके बाद हमें एक एरे बनाना होगा, करेक्ट। तो अब एरे बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक ही रखेंगे, इसे भी इंट।
उसके बाद ARR, हम एरे वाले वीडियो में भी हमने ऐसे ही एरे क्रिएट करना सीखा था। आई होप आपको याद होगा, अगर आप ये वाला कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। पर इसका साइज भी बताया है कि हमारा एरे का साइज 10 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 10 एलिमेंट से ज्यादा आप इसमें पुट नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम साइज इसका बता दें, ज्यादा से ज्यादा वैसे हमने यहाँ पर बता दिया, बट हम यहाँ पे भी एक साइज वाला वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें जब बाद में हम फंक्शंस में इसे यूज करेंगे ना तो बताने में आसानी रहेगी उससे। तो चलिए हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर कि मैक्सिमम साइज इसका 10 रहेगा। अब ये वाला तो हमारा सारा काम हो गया, हमने ये सब क्रिएट भी कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी चेक करने के लिए कि अभी फिलहाल हमारा एरे कहीं एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो आप ऐड तो कर सकते हो बट आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो आप रिमूव कैसे करोगे। तो इसलिए हम चेक करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक उसके बाद स्टैटिक। इसका टाइप हम बूलियन रखेंगे ताकि ट्रू और फॉल्स में आंसर दे सके और चेक कर सके, बूलियन। और इसका नाम है इज एम्प्टी। अरे बूलियन पूरा नहीं लिया क्या इसने, हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट और ये, अब इसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इज एम्प्टी है, मतलब अगर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है तो काम करो आप आर को, मतलब रेयर को, रेयर इक्वल्स टू -1 होगा, रिटर्न कर दो कि आर की वैल्यू -1 है अगर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली है। तो इससे इसको समझ आ जाएगा कोड एडिटर को कि अगर आर की वैल्यू जब भी -1 है तो मतलब हमारा एरे एम्प्टी है। और अगर पूछेगा कि एम्प्टी है तो वो चेक कर लेगा कि आर की वैल्यू -1 है कि नहीं है। करेक्ट। तो ये वाला हमारा काम भी हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि ऐड के लिए क्रिएट करना है। तो ऐड के लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर का मटेरियल मैं आपको इसलिए पेन एंड पेपर पे बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि बैकएंड में ये कोड कैसे काम करेगा। हम पब्लिक वॉइड टाइप का दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, इसलिए वॉइड टाइप का दे रहे हैं। ये भी हमने फंक्शंस में समझा था बट एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता दूंगी, तो इसलिए डोंट वरी। इसके अंदर हमें ऐड करना है तो ऑब्वियसली वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इंट वैल्यू देंगे और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ये कोड मैं आपको पेन एंड पेपर बताऊंगी। इसके पहले हम सारे फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं एक बार, फिर इसके अंदर का आपको बैकएंड के लिए। उसके बाद हमें रिमूव के लिए क्रिएट करना है, तो रिमूव इन टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न करनी होगी वैल्यू, इसलिए इन टाइप का रख रहे हैं नाम। इसे हम रिमूव दे देते हैं और यहाँ पे हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट खाली रखा है। करेक्ट। इसके बाद हमें पीक करने के लिए फंक्शन लिखना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जो कि होगा पब्लिक इंट और पीक। यहाँ पर भी हमें सिर्फ वैल्यू को देखना है कि जो भी फ्रंट पर वैल्यू प्रेजेंट है उसको आप प्रिंट करा दो, ना ऐड करना ना रिमूव करना, इसलिए हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसका भी अंदर का मटेरियल हम उसमें देखेंगे। एक बार डिस्प्ले के लिए भी हम यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं। डिस्प्ले का काम होगा कि जो भी हमारा एरे क्यू क्रिएट हुआ है उसे प्रिंट कराएगा, वो सिर्फ प्रिंट कराने का काम रहेगा उसका, और वो हर टाइम प्रिंट कराएगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। भले रिमूव के पहले भी प्रिंट कराएगा, फिर रिमूव के बाद अगर हमने फिर से कॉल कर दिया तो तब भी वो प्रिंट कराएगा। इसलिए पब्लिक ये वॉइड टाइप का होगा और इसका नाम हम डिस्प्ले दे रहे हैं। ये भी हमारा पूरा क्रिएट हो गया। तो पहले ऐड का कोड बनाएंगे कि हमें एलिमेंट को ऐड करना है। तो इसके लिए हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी कोड में, और वो ये होगी कि अगर रेयर का वैल्यू साइज -1 तक पहुंच गया है तो साइज -1 मीन्स लास्ट इंडेक्स। अगर रेयर यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं और हम अभी फिलहाल में लास्ट इंडेक्स पर है, हमारा एरे पूरी तरीके से भर चुका है, तो अब और कोई भी जगह बाकी नहीं है कि आप नया एलिमेंट को ऐड कर सको। तो आप प्रिंट करा दो कि हमारा साइज फुल है, ठीक है, कोई एम्प्टी प्लेस है ही नहीं। तो अगर आर की वैल्यू इक्वल्स टू साइज -1 हो जाती है लास्ट इंडेक्स पे, तो system.out.println यहाँ पर आप प्रिंट करा दो क्यू इज फुल।
करेक्ट, और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में यहाँ पर आएगा, मतलब कोई ना कोई जगह प्रेजेंट है तो हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को। तो ऐड करने के लिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 4 यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो r अभी फिलहाल में यहाँ पर है 3 के प्लेस पे, तो आप एक काम करो r को प्लस प्लस कर दो और यहाँ पर ले आओ। तो r को प्लस प्लस कर दिया हमने। उसके बाद आप एक काम करो, हम तो r तो अभी फिलहाल में यहाँ पर आ गया। अब हम जो वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहते हैं ना, उसको r की प्लेस पे आप पुट कर दो जहाँ पर अब फिलहाल r आ चुका है। करेक्ट, तो आप वैल्यू को, जो भी वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो उसको ARR ऑफ R वाली प्लेस पे पुट कर दो। तो ये भी हमने कोड में लिख दिया। तो चलिए भाई, ये भी हमारा काम हो गया। अब ये वाला तो पूरा काम हो गया तब जब थोड़ी बहुत वैल्यू हमारे एरे में प्रेजेंट थी बट जगह भी बाकी थी, तब ये वाला काम हो गया। बट अगर कभी ऐसी वाली सिचुएशन आई कि जहाँ पर हमारा एरे पूरी तरीके से खाली हुआ, तो मतलब कोई सी वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, F और R दोनों ही -1 पर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? तब तो हम जो भी वैल्यू ऐड करेंगे वो सबसे पहली जगह पर ऐड होगी, क्योंकि और कोई से तो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो हमें f को भी 1 प्लस करना पड़ेगा, मतलब f को भी 0 पे लाना पड़ेगा। देखिए, जब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था तो f और r कहाँ पर था? -1 पे था। तो जब हमने 1 को ऐड करा यहाँ पर सबसे फर्स्ट वैल्यू को, तो हमने r को तो प्लस प्लस करा, f को भी प्लस प्लस करना पड़ा। उसके बाद में फिर हमने f को हाथ भी नहीं लगाया, बट शुरुआत में तो हमें f को भी प्लस प्लस करना पड़ा था यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, इफ कंडीशन कि अगर f की वैल्यू अभी फिलहाल में -1 है, मतलब पूरी तरीके से अभी एरे खाली है, और हम अब जो वैल्यू ऐड कर रहे हो फर्स्ट वैल्यू है, तो फिर एक काम करो, f को आप 0th इंडेक्स पे ले आओ, 0th इंडेक्स पे ले आओ। करेक्ट, बस हमारा कोड ये वाला हो चुका है। ये सिर्फ तब काम करेगा जब फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए। अब हम कोड लिखेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे रिमूव के लिए। तो रिमूव के लिए हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि अगर हमारा एरे पूरी तरीके से एम्प्टी हुआ, तो मतलब पूरी तरीके से खाली हुआ, तो ये एम्प्टी वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने कोड एडिटर पे बनाया था। करेक्ट, तो वो चेक कर लेगा कि r की वैल्यू -1 है या नहीं है। तो अगर हमारा पूरा तरीके से एरे खाली हुआ तो आप तो कुछ रिमूव ही नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में तो आप एक काम करो कि प्रिंट करा दो system.out.println कि हमारा क्यू पूरी तरीके से खाली है, क्यू इज एम्प्टी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट, और यहाँ से आप रिटर्न कर दो -1। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में होगा, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब देखिए, रिमूव करने के लिए जो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, रिमूव हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है क्यू में से, और फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट वाला। तो मतलब f की वैल्यू जो भी होगी वही फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो आप उसे ही रिमूव करेंगे। तो उसे प्रिंट भी कराने के लिए हमें बताना पड़ेगा हमारे कोड एडिटर की ये f है और इसे आप प्रिंट करा दो, ताकि हमें इसे समझ आ जाए अच्छे से कि हमने कौन से वाले एलिमेंट को रिमूव करा है। आपको जब वो टर्मिनल में मैं रन करके बताऊंगी ना कोड, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा रिमूव हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ARR ऑफ f से हमें मतलब है, उसे हम इस प्लेस पर स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। रिमूव आइटम में स्टोर कर लिया हमने इस वाले को, f वाले को, क्योंकि यही फर्स्ट एलिमेंट है और इसे ही हमें रिमूव करना है। अब देखिए, यहाँ पर ना 2 कंडीशंस बनेगी। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी, अगर हमारे एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है यहाँ पर और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो देखिए, जब सिर्फ 1 प्रेजेंट है तो f भी यहीं रहेगा, r भी यहीं रहेगा, मतलब f इज इक्वल्स टू r, f और r की वैल्यू सेम है। तो अगर जब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमने इसी को रिमूव कर दिया, तो अब क्या हो गया? अब तो हमारा एरे पूरी तरह से खाली हो गया। तो हमें f और r को फिर वापस से वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ना, रीसेट करना पड़ेगा। तो जब ये पूरे तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो f कहाँ पर पहुँच जाएगा? -1 पे, और r भी कहाँ पर पहुँच जाएगा? -1 पे। तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में लिखना होगा। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर f इज इक्वल्स टू r, f और r की वैल्यू अगर बराबर है, तो मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और हम उसे ही रिमूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक काम करो, f को भी रीसेट कर दो, मतलब -1 वैल्यू कर दो, और r को भी रीसेट कर दो, मतलब इसकी भी वैल्यू -1 कर दो। करेक्ट, तो इसके लिए हमने कोड पूरा लिख लिया है। और नेक्स्ट कंडीशन हमारी एल्स वाले पार्ट में ये बनेगी, फर्स्ट वाले को तो लिख लिया कि हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एल्स में मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर तो अच्छा है, हम सिर्फ f को प्लस प्लस कर देते हैं, हमारा तो काम एक बार में ही हो गया। करेक्ट, f को हमने प्लस प्लस कर दिया, बस हमारा काम हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर हमें 1 को रिमूव करना है तो f यहाँ पर है,
फर्स्ट वाले इंडेक्स पे f को प्लस प्लस कर दो, f को यहाँ पर लिया, तो अब कोऑर्डिनेटर ने ये माना कि जहाँ पर f रहता है वहीं से हमारा एरे स्टार्ट करता है, तो उसने तो इसको देखा ही नहीं, इसे कुछ समझा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये चीज़, उसने समझ लिया 2 से ही हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा तो काम हो गया, उसने रिमूव कर दिया हमारी फर्स्ट वाली एलिमेंट को, करेक्ट। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारा रिमूव्ड एलिमेंट, ताकि हम इसे प्रिंट भी करा देंगे, हमें समझ आ जाए कि ये वाला एलिमेंट रिमूव हुआ है। ये रिमूव एलिमेंट ये वाला है जो यहाँ पर मैंने स्टोर करा था f वाली वैल्यू को, करेक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट वाला फंक्शन है पीक के लिए। पीक सबसे इजी वाला है, इसके लिए हमें हमारी फर्स्ट कंडीशन लिखनी होगी, हमें चेक करना है कि हमारा एरे एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वहाँ पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आप पीक कैसे करोगे, तो आप प्रिंट करा दो सिर्फ कि एम्प्टी है हमारा क्यू, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लेना अच्छे से, हम कोऑर्डिनेटर पे अच्छे से लिखेंगे, ये शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न कर दो -1, करेक्ट। और एल्स वाले पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, अगर कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है तो आप तो फ्रंट को बस रिटर्न कर दो यहाँ से, हमारा काम हो गया। पीक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है, तो ये यहाँ से f को रिटर्न कर देगा, तो हमारा काम हो गया। बस इतना ही था पीक का कोड। अब नेक्स्ट कोड है हमारा डिस्प्ले का। डिस्प्ले हमें सिर्फ प्रिंट कराने का काम करता है, तो इसका भी कोड एक बार देख लेते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो हमारे डिस्प्ले का भी बहुत ईजी सा कोड है, बट एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भी इस एम्प्टी का ये वाली कंडीशन पूरी सिंपल सेम की सेम लिखनी पड़ेगी। लिखना ये रहेगा कि इफ़ इज एम्प्टी, मतलब अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो आप प्रिंट करा दो system.out.println कि हमारा क्यू, हमारा एरे पूरी तरह से खाली है, तो हमें डिस्प्ले कराने के लिए कोई डाटा है ही नहीं वहाँ पर। और एल्स पार्ट में हम लिखेंगे मतलब कुछ ना कुछ डाटा है, अगर डाटा है तो फिर आप फॉर लूप चला दो। फॉर लूप का काम क्या होगा, अगर हम इसका एग्जांपल ले तो फॉर लूप का काम होगा कि जहाँ पे f है मतलब हमारा फर्स्ट वाला डाटा है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक कि r जा रहा है मतलब लास्ट वाला है डाटा, वहाँ तक के आप सभी एलिमेंट को प्रिंट करा दो। तो फॉर लूप f से चलेगा और जाएगा r तक के। अगर हम इसका एग्जांपल भी ले तो f कहाँ पर है 2, r कहाँ पर है 5, तो f से लेकर के r तक के आप सारे डाटा को प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगा रहे हैं, इसके अंदर इंट i की वैल्यू जाएगी f से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, जाएगी कहाँ तक के, <= r तक के, और i++ ताकि एक एक करके आगे इंडेक्स पर आप जाते जाओ और सभी को प्रिंट कराते जाओ। और यहाँ पे system.out.println और एरे ऑफ i को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, और स्पेस सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे वहाँ पर। ये हमारा काम हो गया। और एक बार नेक्स्ट लाइन भी लिख देना ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छे से दिख जाए। बस हमारा इतना था कोड। अब हम कोड पे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐड वाले फंक्शन में के लिए कोड लिखना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो हमने पहले समझी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी कि अगर r की वैल्यू साइज -1 है, मतलब वो लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुका है, तो फिर आप एक काम करो, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो q इज फुल, मतलब और जगह ही बाकी नहीं है। तो आप ऐड कैसे करोगे, और एल्स वाले पार्ट में आएगा कि मतलब कुछ ना कुछ जगह बाकी है। अगर जगह बाकी है तो फिर आप एक काम करो, पहले तो रेयर की वैल्यू को प्लस करो, ठीक है। उसके बाद जहां पर आप फिलहाल में करंटली रेयर जहां पर है, मतलब r जहां पर है, वहां पर आप हमारी वैल्यू को ऐड कर दो, करेक्ट। तो वैल्यू को हमने ऐड कर दी एरे ऑफ r के जगह पर, करेक्ट। और उसके बाद ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन ये रहेगी कि अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब पूरी तरीके से अगर स्टार्टिंग में एम्प्टी रहा तो हमारा एरे, तो वहां पर हम जो एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको f की भी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। f की वैल्यू शुरुआत में -1 होगी, आप अब f की वैल्यू को 0 बना दो, ठीक है। ये सिर्फ उस कंडीशन में काम करेगा जब पूरी तरीके से एरे खाली है और हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम जितनी भी बार एलिमेंट ऐड करेंगे तब हमें f की वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ r की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद हमें रिमूव के लिए कोड बनाना है, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हमारी सबसे पहले ये कि अगर हमारा एरे पूरी तरह से खाली है, तो इज एम्प्टी है, तो मतलब r की वैल्यू -1 है, तो फिर वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो हम रिमूव कैसे करेंगे। तो फिर आप डायरेक्टली प्रिंट करा दो q इज एम्प्टी, और हम रिमूव नहीं कर सकते हैं उसे।
और उसके बाद आप रिटर्न कर दो यहाँ से -1 और एल्स पार्ट में इस येलो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव कर सकते हैं तो एफ की वैल्यू भी फिलहाल में जो भी है, क्योंकि क्यू फीफो पे वर्क करता है, हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रंट की वैल्यू एफ की वैल्यू जो भी है अभी फिलहाल में एरे ऑफ एफ, तो आप उसे इस रिमूव वाले आइटम में स्टोर कर लो ताकि हम जब इसे रिटर्न करेंगे तो हम इसे प्रिंट भी करा सकेंगे। और उसके बाद आप एक काम करो, हमारी कंडीशन ये रहेगी, फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि मतलब अभी फिलहाल में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको 1 का एग्जांपल देके समझाया था, अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में तो आप एक काम करो, उसे तो रिमूव कर दो और अब f की वैल्यू को आप -1 बना दो और r की भी वैल्यू को -1 बना दो। मतलब अब हमारा एरे पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा उसमें। इसलिए यहाँ पर लिखा है f इज इक्वल टू r। f इज इक्वल टू r सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन ये, जब एरे पूरी तरह से खाली है तो दोनों की वैल्यू -1 होगी। दूसरी कंडीशन, जब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो f की भी वैल्यू 0 होगी और r की भी वैल्यू 0 होगी। तो ये -1 वाली कंडीशन तो हमने यहाँ पर लिख दी है और ये उसके लिए चेक करने के लिए है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी जो कि एल्स पार्ट में, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आप प्रेजेंट है तो आप एक काम करो, f की वैल्यू को प्लस कर दो। मतलब अब कोऑर्डिनेटर समझेगा कि जहां पर भी अब f हमने इंक्रीज करा है ना, वहीं से एरे स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले वाली वैल्यूज को वो काउंट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ये मानेगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली वो वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। और यहाँ से आप रिटर्न कर दो हमारे रिमूव्ड आइटम को। ठीक है भाई, हमारा इसका कोड भी पूरा हो गया। थोड़ा सा फास्ट से समझा रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको प्रीवियस टैग वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा जल्दी समझने में इंटरेस्टेड हो आप। अगर आपको ऐसे धीरे धीरे समझना है कि टाइप करते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख देना, तो मैं उस टाइप से समझा दूंगी। आप लिख दिया करा करो ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको कैसे समझने में अच्छा लगता है। तो देखिए, अब हमारा पीक का कोड देखते हैं। तो पीक के कोड के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो सेम कंडीशन ही लगानी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी टॉप पर, कि अगर एम्प्टी है तो फिर तो हमें फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं करा सकते, एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर आप एक काम करो, प्रिंट करा दो q इज एम्प्टी और रिटर्न कर दो -1। और एल्स पार्ट में मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो f की वैल्यू, एरे ऑफ f की वैल्यू जो भी है आप उसी को रिटर्न कर दो, प्रिंट करा दो। प्रिंट का काम हम मेन फंक्शन में एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए भाई, अब हम इसका काम भी हो गया। अब हम डिस्प्ले करा लेते हैं, मतलब प्रिंट करा लेते हैं। हमारा सारा काम हो गया, हम जो ऐड करना चाहते थे वो भी ऐड कर। इसको देख के घबराना मत, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो देखिए, डिस्प्ले के लिए हम ऐड भी कर चुके हैं जो हमें ऐड करना था, रिमूव भी कर चुके जो हमें रिमूव करना था, जो हम पिक करना चाहते हैं वो भी हम कर देंगे। बस आप एक काम करो, प्रिंट करा के बता दो हमें कि टर्मिनल में हो क्या रहा है और हमने जो जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले का हमने बना लिया है फंक्शन। यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं। तो देखिए, डिस्प्ले के कोड के लिए हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कंडीशन कि अगर एम्प्टी है तो आप तो किसी को डिस्प्ले करा ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप लिख दो कि q इज एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, तो आप एक काम करो, f से स्टार्ट करो हमारा लूप और r तक जाने दो और सभी डाटा को प्रिंट करा दो। तो इसलिए i की वैल्यू f से स्टार्ट हो रही है और जा रही है लेस देन इक्वल्स टू r, करेक्ट। और i प्लस प्लस, ये लेस देन इक्वल्स टू लिखा है इसलिए r लिखा है। अगर सिर्फ लेस देन लिखोगे आप तो फिर आपको r-1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है एरे i प्लस प्लस। उसके बाद आप प्रिंट करा दो एरे ऑफ i को, करेक्ट। अब इसके बाद ln भी लिख देते हैं हम ताकि नेक्स्ट लाइन पर ये आ जाए। चलिए भाई, हमारा ये वाला पूरा कोड का काम हो चुका है। अब जब हमने इतना सारा पूरा कोड लिखा है, अभी इसे हमें मेन फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा ताकि हमें आउटपुट सही देख सके। मेन फंक्शन से कॉल के लिए हमें एक बार इसका क्रिएट करना पड़ेगा q के लिए। तो हमने q का नाम क्या दिया था पहले, QA दिया था। क्लास का नाम क्या दिया था, इसी को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं QA, तो वही हम यहाँ पर नाम देंगे QA। इसका नाम होगा हमारा q का q1 इक्वल्स टू न्यू QA ब्रैकेट। तो चलिए, ये भी हमारा पूरा काम हो गया। हमारी क्यू अब क्रिएट हो चुकी है, एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पर फिलहाल में पूरी तरीके से एम्प्टी है, हमें ऐड करना पड़ेगा एलिमेंट्स। तो ऐड करने के लिए हमें ये वाला जो फंक्शन था ना, ऐड वाला फंक्शन, इतना पूरा कोड लिखा था, इसे हमें कॉल करना पड़ेगा ताकि ये पूरा काम करे और हमारे जो भी डाटा हम ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर दें। कॉल कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमारी क्यू का नाम लिखाएगा जो कि है Q1 डॉट ऐड। तो हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, ऐड करना चाहते हैं हम 1 को। तो अब हमारे
क्यू में एरे में 1 ऐड हो चुका है। करेक्ट। मैं यहाँ पर एक बार ऐसे भी करके लिख देती हूँ कमेंट आउट करके, ताकि आपको समझ आता जाएगा कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। देखिए अब शुरुआत में सारा क्यू हमारा खाली था, अब 1 ऐड हो चुका है। अब हम ऐड करना चाहते हैं 2 को, तो अब हमारा 2 भी ऐड हो चुका है। ऐड करना चाहते हैं 3 को, तो 2-3 एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4-5 ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 3, 4, 5, चलिए हमने 5 एलिमेंट्स अब ऐड कर दिए। अब हम स्टार्टिंग में एक बार डिस्प्ले भी कर देते हैं टर्मिनल पे, ताकि हमें समझ आ जाए कि स्टार्टिंग में क्या था हमारा एरे और बाद में क्या हो गया है हमारा एरे जब हमने रिमूव करा है। ये हमारा ऐड हो चुके एलिमेंट्स। तो यहाँ पर system.out.println, यहाँ पर हमारा क्यू शुरुआत में क्या है, ये सिर्फ लिखने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। क्यू नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आप कॉल कर देना, और कॉल आप किसे करोगे, डिस्प्ले को कॉल करोगे, क्योंकि डिस्प्ले के लिए हमने कोड लिखा ही था। सॉरी, डिस्प्ले में डायरेक्टली लिखने लग गई, Q1 डॉट डिस्प्ले होगा ना। हाँ, Q1 डॉट डिस्प्ले। आपको जब भी कॉल करना है तो ऐसे करना, Q1 डॉट डिस्प्ले। अब ये सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर। अब मैं रन बाद में कराती हूँ, एक बार हम रिमूव के लिए भी तो कॉल कर लें। देखिए शुरुआत में 1 2 3 4 5 ऐड हो चुका है, अब हम रिमूव कर रहे हैं, तो मतलब 1 रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे system.out.println। उसके बाद हम यहाँ पर रिमूव एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा के अब इसे कॉल कर देते हैं रिमूव वाले को। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाला 1 को रिमूव कर देगा यहाँ से। तो फिलहाल में हमारा एरे क्या हो चुका है, सॉरी एरे क्या हो चुका है, 2 3 4 5, ये हमारा एरे है अभी फिलहाल में। ओके, अब यहाँ पर हम एक बार पीक को भी तो यूज कर ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि पीक में होता क्या है। तो पीक को भी हम कॉल कर देते हैं। तो पीक को कॉल लगाने के लिए फिर से system.out.println, ये पीक कौन से एलिमेंट को कर रहा है ये भी हम प्रिंट करा देते हैं, पीक एलिमेंट। इसके बाद प्लस का साइन, अब कॉल लगा दो पीक को, Q1 डॉट पीक। तो ये जो भी f की वैल्यू होगी अभी फिलहाल में हमने क्या करा है, 1 को रिमूव कर दिया, तो अब f की वैल्यू क्या बन चुकी है, 2, तो ये 2 को प्रिंट कराएगा। पीक एलिमेंट लिखेगा और फिर 2 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद हम फिर से एक और बार डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले इसलिए क्योंकि अब हमें समझ आ जाए कि लास्ट में अब हमारा बचा क्या है, एरे, इसलिए। तो अब हम एंड रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एंड रिजल्ट। अब हमारा क्या बचा है, और फिर से हम इसे, अरे यार फिर से भूल जाती हूँ, डिस्प्ले के टाइम पे भी हमें Q1 लिखना होता है। ये रहा, हम इसे रन करा देते हैं। जब इसे रन कराया तो हमारा सही आंसर आ गया है। देखिए सबसे पहले हमारा Q क्या था, जब ये रन करा हमारा कॉल लगता है हमारे मेन फंक्शन से। मैंने आपको फंक्शंस वाले में बताया था, मेन फंक्शन से कॉल लगता है सभी फंक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से कोड रन करना स्टार्ट हुआ और इसने प्रिंट कराया Q। उसके बाद इसने डिस्प्ले कराया कि अभी स्टार्टिंग में जब हमने एलिमेंट्स ऐड करे तो अब हमारा Q क्या था 1 2 3 4 5। उसके बाद ये वाला रिमूव वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर हमने रिमूव करा के इसको फर्स्ट वाले एलिमेंट को, इसलिए जो 1 लिखा है ना, मैंने यहाँ पर स्पेस लिखना भूल गई मैं। अगर हम यहाँ पर स्पेस लिख देंगे तो ये स्पेस प्रिंट करा देगा यहाँ से। अगर हमने यहाँ पर स्पेस लिख दिया तो ये देखिए ऐसे करके स्पेस प्रिंट करा देगा। तो ये 1 वाले एलिमेंट को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हमने 1 वाले को रिमूव करा तब हमारा क्या बचा, क्यू में 2 3 4 5, बस इतना ही बचा, 1 रिमूव हो गया। तो जब अब ये वाली लाइन जब रन करी और पीक वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये देखिए जब मैंने स्पेस लिख दिया तो ये 1 वाला इसने दूर कर दिया। तो जब हमने 1 वाले को रिमूव कर दिया अब हमारे इसमें बचा है 2 3 4 5। जब 4 5 बचा तो अब हमारा f की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है। तो जब हमने पीक वाले को कॉल करा तब इसने पीक एलिमेंट 2 प्रिंट कराया, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 था। उसके बाद हमने फिर से इसे डिस्प्ले वाले को कॉल करा और हमने प्रिंट कराया कि अब हमारा एंड रिजल्ट क्या बचा है, सब कुछ करने के बाद, फंक्शंस कॉल करने के बाद। तो अब हमारा एंड रिजल्ट बचा है 2 3 4 5। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस वाले की, तो हमारा ऐड वाला जो ऑपरेशन है वहां पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ 1। क्यों होगा बिग O ऑफ 1,
क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, इसलिए क्योंकि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। आर जहां पर भी होगा वहां पर हम ऐड करेंगे, आर को इंक्रीज कर देंगे और अब आर की वैल्यू जो भी होगी वहां पर हम ऐड करेंगे एक स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए, इसलिए कांस्टेंट टाइम लेगा बिग O ऑफ 1। अगर हम रिमूव की बात करें तो ये भी बिग O ऑफ 1 ही लेगा टाइम। क्यों? क्योंकि जो भी एफ की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम आर की वैल्यू की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर जो भी एफ की वैल्यू होगी वहां पर ही हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को, फर्स्ट वाले एलिमेंट को, तो एक स्पेसिफिक इंडेक्स है वहीं पर हम रिमूव करें, इसलिए ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा। अगर हम पीक की बात करें तो ये भी, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि हम एफ वाली जो भी वैल्यू है उसे ही प्रिंट करा रहे हैं ना, उसे रिमूव ना ऐड कर रहे हैं, बट प्रिंट तो करा रहे हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर जो भी होगा वैल्यू प्रेजेंट एफ पर उसे प्रिंट कराएंगे, तो ये भी बिग O ऑफ 1 ही टाइम लेगा। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बिग O ऑफ n टाइम लेगा। क्यों बिग O ऑफ n टाइम लेगा? क्योंकि ये आइटरेट कर रहा है, ठीक है, आइटरेट कहाँ से कहाँ तक की कर रहा है, एफ से लेकर के आर तक के जाएगा ये, इसलिए ये बिग O ऑफ n टाइम लेगा, बिग O ऑफ n। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर क्यू एरे, मतलब हमें सर्कुलर क्यू बनानी है एरे को यूज करके। तो अब हमें नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कुलर फॉर्म में तो क्यों नहीं होगी, पर जो इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उसका काम सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो वो देखते हैं। तो अब एरे है, साइज तो फिक्स रहेगा, तो हमें एक एरे फिक्स साइज का बनाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हम साइज, तो डाटा उस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 डाटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी इसलिए ली है क्योंकि हाँ, मुझे आपको बताने में अच्छा रहेगा कि कौन कौन सा डाटा कहाँ पर रोटेट हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है इसलिए। तो अब हमें इस एरे में डाटा को ऐड करना है। तो फिलहाल में मैंने आपको बताया था फ्रंट और रेयर। स्टार्टिंग में क्या होता है -1, जब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है हमारे एरे में तब -1 रहेगा दोनों ही। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 1 वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूँ, इंटीजर टाइप के डाटा हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1 वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो अब एफ भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। इनकी इंडेक्सिंग में कर देती हूँ, ये 0 है इंडेक्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये सब इंडेक्स है। ओके, तो अब अगर जब हमने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करी तो एफ यहाँ से हटके, मतलब फ्रंट यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया। अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और आर भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, तो अब आर की भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एफ और आर की वैल्यू सिर्फ 2 कंडीशन में सेम होती है, वो मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया था। या तो दोनों की वैल्यू -1 है, मतलब एरे पूरी तरीके से एम्प्टी है, या फिर 1 ही वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब एक ही डाटा प्रेजेंट है, तब दोनों की सेम रहेगी, इसकी भी 0 इसकी भी 0। इसके बाद इसके अलावा सभी सिचुएशंस में एफ और आर की वैल्यू अलग रहेगी, क्योंकि एफ तो फर्स्ट वैल्यू पर रहेगा जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, आर होगा लास्ट जहाँ पर हमारा एरे खत्म हो रहा है। अब मैं अगर एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड करना चाहूँ 2, तो आर यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं एक और वैल्यू पुट, अब आर यहाँ पर है, अब मैं एक और वैल्यू पुट करना चाहूँ 3, तो अब आर कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर एक और वैल्यू पुट करना चाहूँ 4, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 5, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 6, तो अब आर यहाँ पर आ जाएगा। एक और वैल्यू पुट करना चाहती हूँ 7, तो अब आ गया आर यहाँ पर फाइनली। तो अब देखिए अभी तक के तो जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है, तो हम जो सिंपल क्यू करते थे ना एरे से, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वो और ये बिल्कुल सेम लग रहा है। ऐसे ही हम डाटा ऐड करते थे इसमें एफ और आर से। तो फिर सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर क्यू में ये डिफरेंस है कि हमारा जो पहले वाला जो क्यू होता था एरे से, हम जब काम करते थे, जैसे यहाँ पर हमने क्यू यूजिंग एरे में करा था, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, 1 2 3 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 और 5 यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, मतलब ये एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। अब यहाँ पर जगह ही नहीं बची है। आर का मतलब सीधे सीधे ये होता था कि जहाँ पर भी आर प्रेजेंट है उसके आगे आगे आप आर को बढ़ाते जाओ और वैल्यू को ऐड करते जाओ। आर का सीधा सा मतलब है कि आप वैल्यू को और नए डाटा को ऐड कर सकते हो, बट आर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं जा सकता। ये क्यू यूजिंग एरे का रूल था। हमारा जो सिंपल क्यू होती थी ना, उसका रूल था। हमारे सर्कुलर में ऐसा रूल नहीं है, बट इस वाले क्यू में रूल था कि हम आगे ही आर को बढ़ा सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे आगे ही आप डाटा को ऐड कर सकते हो, पीछे नहीं ऐड कर सकते। और अगर आपने यहाँ से डाटा कुछ रिमूव कर भी दिया, जैसे यहाँ से हमने 1 को रिमूव कर दिया, तो 1 को रिमूव करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, फ्रंट को आगे बढ़ा दो। फ्रंट को आगे बढ़ा दिया तो कोड एडिटर ने माना कि यहीं से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है। इस वाले को उसने माना ही नहीं। जब यहाँ से 1 रिमूव हुआ तो ये वाली जगह खाली हो जाती है, बट ये वाली जगह तो वेस्ट चली गई। यहाँ पर तो हम और कुछ डाटा ऐड भी नहीं कर पा रहे। देखो 1 यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ये वाली जगह खाली हो गई। एफ को आगे बढ़ा दिया,
हमने रिमूव भले ही कर दिया बट ये जगह पूरी तरीके से वेस्ट जा रही है, हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर पा रहे। और हमारी सर्कुलर क्यू का यही एडवांटेज है कि अगर हम यहाँ से डाटा को रिमूव करते हैं और जब वो जगह खाली होती है तब हम वहाँ पर नया डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यही हमारे सर्कुलर क्यू का एडवांटेज है जो वहाँ पर डिसएडवांटेज था। इसीलिए हम एरे में सिंपल क्यू यूज़ नहीं करते हैं, यही डिसएडवांटेज की वजह से। अगर आपको इंटरव्यूज़ में पूछें कि हम सिंपल क्यू का एरे में यूज़ कर सकते हैं क्या, तो आप यही बोलना कि उसका फिक्स साइज़ होता है तो हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। हम मतलब और ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, जो उसका हमने पहले से बता दिया है साइज़, बस इतना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट सर्कुलर क्यू इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको डाटा को रिमूव करते हो और जगह खाली रहती है तो हम नए डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमें जगह और ज़्यादा मिल जाती है डाटा के लिए। अगर ये सब नहीं समझ आया तो मैं एक बार एग्जांपल देकर भी समझा देती हूँ आपको, और कोड बनाते वक्त भी आपको समझ आ ही जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाली प्लेस तो पूरी फुल हो गई, मैंने यहाँ पर स्टोर करा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पूरा पूरी तरीके से भर चुका है हमारा एरे, अब तो कोई खाली जगह नहीं बची। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं 8 भी स्टोर कर दूँ, बट कैसे स्टोर करें यहाँ पर। तो अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि हम डाटा को रिमूव भी करना चाहते हैं, तो रिमूव कहाँ से करेंगे। रिमूव हमेशा फ्रंट वाली वैल्यू होती है, मैंने बोला ही था क्यू फीफो पे वर्क करता है। तो अगर हम 1 को रिमूव करना चाहें तो हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो एक काम करते, हम इस 1 को रिमूव कर देते यहाँ से, ठीक है। अगर हमने इस 1 को रिमूव कर दिया तो f कहाँ पर जाएगा, f यहाँ पर चले जाएगा, f यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हमारा 1 तो रिमूव हो गया। अब मुझे 8 को यहाँ पर ऐड करना है। बट हम क्या करते थे पहले, जब सिंपल क्यू में जब भी हमें कोई डाटा ऐड करना होता तो हम r को प्लस प्लस कर देते थे, या हम ये भी बोल सकते हैं r+1 कर देते थे, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है कि r की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते थे, एक इंडेक्स बढ़ा देते थे और नेक्स्ट वाले प्लेस पे चले जाता था r, और वहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर तो कोई जगह ही बाकी नहीं है, कहाँ पर ऐड करेंगे, बट जगह तो यहीं पर बाकी है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि r यहाँ से हटकर यहाँ से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर कर यहाँ पर आ जाए, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या r यहाँ से हटकर यहाँ पर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू है इसलिए आ सकता है। तो r यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया और इस 8 को मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो अब देखो फ्रंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एरे, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके यहाँ पर हमारा r है, तो मतलब यहाँ पर हमारा एरे खत्म हो रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम नया डाटा ऐड करते थे तो r++ करते थे, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ाते थे r को, इसलिए ++ करते थे। 5 से 6 पर जाएगा, 6 से 7 पर जाएगा, 8 पर जाएगा, सर्कुलर मोशन में थोड़ी जाएगा ऐसे करके। तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, r++, ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है r = r+1, r मतलब रेयर है, r+1 डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ। अब एरे डॉट लेंथ को आप साइज भी लिख सकते हैं। एरे डॉट लेंथ का मतलब ये होता है कि एरे का पूरा साइज क्या है, कहाँ तक एरे जा रहा है। तो इसका साइज क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे एरे का साइज है 7, ठीक है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके भी बता देती हूँ कि वाला फॉर्मूला कैसे होगा काम। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देती हूँ। हमारा r कहाँ पर था इनिशियली, मतलब पहले कहाँ पर था r, यहाँ पर था 6th इंडेक्स पर। तो उस टाइम पर r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी 6, इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। r कहाँ पर था 6 इंडेक्स पर। हमने क्या करा, इसको रोटेट करके हमें 8 वैल्यू और ऐड करनी थी, तो हमने इसको रोटेट करके r को यहाँ पर लिया है, ठीक है। r++ नहीं करा है, इस फॉर्मूले से हम r को यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमने नई वैल्यू ऐड कर दी। तो अब इसके लिए मैं आपको देखना, जब आंसर निकालेंगे ना तो 0 आएगा, 0th इंडेक्स आएगा। हमने 6 इंडेक्स से हटाकर 0th इंडेक्स पर लिया है, तो कोड एडिटर को बताना पड़ेगा ना कि 6 से लेकर के 0 पर आप कैसे आओगे। तो वो इस फॉर्मूले से कोड एडिटर को पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पर आना है और कहाँ पर उसे वैल्यू ऐड करनी है। तो अभी फिलहाल में r की वैल्यू क्या है, 6 है। तो देखो इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रही हूँ, r = 6 + 1 डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ। एरे की लेंथ क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, एरे डॉट 7, 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 0, डिवाइडेड क्या मॉड्यूलो, बट हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0। तो देखो मैंने आपसे कहा ही था, हमने 6 से हटाकर इसको 0 पे लिया है, तो ये फॉर्मूला पूरा सही काम कर रहा है। अब एक और बात, जो हमने पहले सिंपल वाले क्यू के लिए कोड बनाया था ना एरे को यूज करके, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस आएगी। जहां पर r++ कराएं या जहां पर भी हमने r को आगे बढ़ाया या f को आगे बढ़ाया ना, वहां पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। r की जगह f कर देंगे
और जहाँ पर r प्लस प्लस करा है ना, एक जगह आगे बढ़ाया, तो हम आगे तो बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पर कुछ जगह नहीं है, तो हमें यहाँ पर रोटेट करके यहीं पर लाना पड़ेगा इसे, जहाँ पर भी हम वैल्यू को मतलब रिमूव कर रहे, जहाँ पर भी डाटा वो जगह खाली हो जाएगी तो वहीं पर लाना पड़ेगा। रिमूव से हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ही कर सकते हैं, तो उसके लिए उस जगह पर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए कोड देखते हैं इसका। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है, और वो ये है कि वहाँ पर हम जब सिंपल क्यू यूज़ करते थे, हम क्या करते थे, चेक करने के लिए कि हमारा एरे फुल है या नहीं। ठीक है, ये देख लेते थे कि हमारा सारा डाटा प्रेजेंट है कि नहीं, करेक्ट। बट यहाँ पर इसका चेक करने का अलग तरीका है, और वो ये, उसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि फुल है कि नहीं। तो आर जहाँ पर भी प्रेजेंट है उसका मतलब है कि एरे की एंडिंग हो रही है, वहीं पर आर खत्म हो रहा है। अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चल नहीं रहा है, तो आर इससे एफ से छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए लाइन ये है कि अगर आर का नेक्स्ट वाला मतलब आर प्लस वन इक्वल्स टू एफ है, मतलब रेयर प्लस वन इक्वल्स टू फ्रंट है, तो मतलब हमारा एरे पूरी तरीके से फुल हो चुका है। कैसे? अगर आर की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है, 0 है, 0 प्लस वन इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो हाँ, दोनों बराबर है, मतलब हमारा एरे फुल हो चुका है। इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो अगर आर का नेक्स्ट एफ है, ठीक है, तो मतलब हमारा एरे फुल हो चुका है। तो हम वहाँ पर ही डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते आर प्लस वन इक्वल्स टू एफ, क्योंकि वो समझेगा नहीं, क्योंकि ये सर्क्यूलर क्यू है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आर की एंडिंग हो गई और इसके बाद यहाँ पर भी अगर वो प्रेजेंट है तो वो इसे देखेगा ही नहीं, ये सर्कुलर क्यू है। उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जहाँ पर आर प्लस वन लिखा है ना, वहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दो, आर प्लस वन मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ। मैंने पहले गलती से डिवाइड बोल दिया था, मॉड्यूलो, इसलिए आंसर हमारा 0 आ रहा था, करेक्ट। डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। बस ये लाइन लिख देंगे तो वो चेक कर लेगा कि मतलब अभी फिलहाल आर जहां पर भी है उसका नेक्स्ट वाले की बात हो रही है। अगर किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि कई बार अगर बीच में भी जगह हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारा एरे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 3 4 8 है, और ये वाली जगह खाली है। तो एफ अगर यहाँ पर है 1, चलो इसको 7 बना देते हैं, करेक्ट, आपको समझने में अच्छा रहेगा। अगर एफ यहाँ पर प्रेजेंट है और आर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो देखो आर का नेक्स्ट के एफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसका जो नेक्स्ट था वो तो खाली है, वो वाली जगह यहाँ पर खाली है। इसलिए हमें ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वो चेक कर ले कहीं कोई सी जगह खाली तो नहीं है, हमारा एरे फुल है। अगर फुल है तो हम और डाटा नहीं ऐड कर सकते, या तो हमें रिमूव करना पड़ेगा डाटा, तभी जगह खाली होगी। और अगर नहीं फुल है तो फिर जगह खाली है, आप डाटा को ऐड कर सकते हो। तो अब हम सर्कुलर क्यू के लिए अगर कोड बनाए तो हमारा थोड़ा कोड तो सेम ही रहेगा, थोड़ा सी चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये तो पूरा सेम रहेगा, एफ को हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आर को भी हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फ्रंट और रेयर को। यहाँ पर जो हमने साइज दिया है 10, यहाँ पर हमको साइज बराबर देंगे ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। आप दे ज्यादा भी साइज सकते हैं, बट हमने यहाँ पर साइज क्या लिया था, जो पेन पेपर पे मैंने आपको समझाया था 7, तो यहाँ पर मैं 7 ही लिख देती हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप पूरा एरे समझे तो ये अभी एरे हमारा पूरी तरीके से खाली है। अगर मैं इसको साइज, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिजिट ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं चाहूँ कि हमारे एरे का साइज सिर्फ 4 हो, करेक्ट, हमारे एरे का साइज सिर्फ 4 हो, उससे ज्यादा नहीं हो, और मैंने यहाँ पर वैल्यूज ऐड कर दी, यहाँ पर 1 ऐड कर दी, यहाँ पर 2 ऐड कर दी, यहाँ पर 3 ऐड कर दी, बाकी प्लेस तो यहाँ पर खाली बच रही है, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर 1 को रिमूव भी करते हैं और अगर मैं 5 को ऐड करना चाहूँ, तो देखो यहाँ से मैंने 1 को अब रिमूव कर दिया। पहले मैंने 1 2 3 4 को ऐड करा था, अब मैंने 1 को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो अगर हम सर्कुलर क्यू की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर 5 को ऐड करना चाहती हूँ, अब 5 को ऐड करना चाहती हूँ, तो 5 यहाँ पर आना चाहिए, जहाँ पर 1 हमने रिमूव करा है, तभी तो सर्कुलर क्यू होगा। बट यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जगह खाली है, 3 डाटा यहाँ पर ऑलरेडी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 को ऐड करूँ तो 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सर्कुलर क्यू पे जाएगा ही नहीं जब तक कि हमारा ये वाला पूरा भर नहीं जाता। तो जब हम इसे रन करेंगे ना, तब ये गलत आउटपुट देगा। अगर हमने साइज ज्यादा दे दिया, हम जितना पुट करना चाहते हैं डाटा उससे ज्यादा दे दिया, तो इसलिए मैं वहां पर बिल्कुल सही साइज दे रही हूँ जो हमें एक्चुअल में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी 7 कर देते हैं हम। अब इसके बाद हमने ये वाला जो इस एम्प्टी वाला बनाया था, ये बिल्कुल सेम रहेगा। एक फुल के लिए भी बनानी पड़ेगी। इस एम्प्टी के लिए हमें 2 कंडीशन करनी पड़ेगी। पहली तो कि आर की वैल्यू तो होनी चाहिए -1, बट उसके साथ साथ एफ की भी वैल्यू -1 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू है। अब इसके बाद एक बार फुल की भी कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो होगा पब्लिक स्टैटिक बूलियन
क्योंकि ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। जैसे इज एम्प्टी दे रहा है, इसका नाम मैं इज फुल ले रही हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हो। अब यहाँ पर इसके अंदर हम जो डाटा, हम यहाँ जो कोड दिखेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से रिटर्न करना होगा। इस फुल के मैंने आपको पहले से समझा दिया था पेन एंड पेपर पे कि हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा r+1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, r की नेक्स्ट वाली वैल्यू। अगर r की नेक्स्ट वाली वैल्यू डायरेक्टली f है तो मतलब ये सर्कुलर क्यों है, r जहां पर है उसका नेक्स्ट वाला f बन रहा है, बीच में कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। जहां पर r खत्म हो रहा है मतलब हमारा एरे खत्म हो रहा है, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, तो पूरा सर्कुलर क्यों बन रहा है। हाँ बिल्कुल सर्कुलर क्यों, कोई जगह खाली नहीं है, नहीं है, हमारा पूरी तरीके से फुल है एरे। हाँ बिल्कुल फुल है, इसलिए r+1 मॉड्यूलो उसके बाद एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू एफ। ये भी हमारा काम हो गया है। ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ये तो लिखा ही नहीं, हम फंक्शन क्रिएट करें ना तो ये तो लिखना जरूरी है। करेक्ट, ये वाला हमारा फुल का पूरा काम हो गया। और इसके बाद ऐड फंक्शन के लिए हमें कोड लिखना है। मैं पूरा हटा ही देती हूँ वरना आपको फालतू में इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। हम ये वाला एक बार पूरा ही हटा देते हैं, नए तरीके से कोड बना लेते हैं। तो अब देखिए ऐड के लिए हमने इंट वैल्यू दी है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, हमारे यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी टोटल। पहली कंडीशन इस फुल की रहेगी कि कहीं हमारा, अरे ये एम्प्टी हो गया, कि कहीं हमारा एरे फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम तो उसमें कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का। तो फिर आप एक काम करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लो और क्यू फुल है, करेक्ट, ये लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब जगह बाकी है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ फुल हो गई है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब फिर जगह बाकी है। अगर जगह बाकी है तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि जगह बाकी है, तो फिर अगर हमारा कहीं एरे पूरी तरीके से एम्प्टी तो नहीं है, कोई डाटा ही प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो फिर क्या करेंगे। अगर एम्प्टी है तो हम जो अभी ऐड कर रहे हैं डाटा, वो हमारा फर्स्ट डाटा ऐड होगा, करेक्ट। तो इस एम्प्टी, तो हमारा अगर फर्स्ट डाटा ही ऐड हुआ है तो फिर आप f वाले पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दो और f को बना दो 0, करेक्ट। तो ये भी हमारा काम होगा। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन बनेगी, थर्ड कंडीशन होगी कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है बट फुल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें f को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ r को इंक्रीज करना है, करेक्ट। तो r++ की जगह सर्कुलर क्यों है, मैंने आपको बोला है, तो हमारा फॉर्मूला लिखाएगा r+1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, ये रहा हमारा फॉर्मूला लिखा दिया। और जो हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उससे पहले तो r को इंक्रीज करो इस वाले फॉर्मूले से, r++ कर दो। उसके बाद r अब जहां पर पहुंच चुका है वहां पर हमारी वैल्यू को पुट कर दो, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये भी हमारा काम हो गया पूरा। अब देखिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, जो कि है रिमूव। तो रिमूव वाले की फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सही है कि चेक कर लो कि अगर एम्प्टी है तो फिर एम्प्टी पुट करा दो, -1 रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वैल्यू प्रेजेंट है, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये एरे ऑफ एफ को रिमूव आइटम कर दो ताकि हम प्रिंट करा सके हमने किससे रिमूव करा है। अगर एफ इज इक्वल्स टू आर, करेक्ट, तो एफ शुड बी इक्वल्स टू -1, इसे रीसेट कर दो पॉइंटर्स को, और आर ऑल्सो -1, तो ये भी बिल्कुल सही है। एल्स वाले पार्ट में जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमारे फ्रंट पॉइंटर को, तो मैंने आपको बताया सर्कुलर क्यू में f++ और r++ नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जहां पर r लिखा था ना बस वहां पर f करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, f+1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, बस इतना ही था हमारा फॉर्मूला। और यहाँ से रिमूव आइटम को अब रिटर्न कर दो, ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब पीक वाला तो बिल्कुल यही किया है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ जो एफ की वैल्यू है उसे प्रिंट ही कराना है। पीक का मतलब तो ये फ्रंट वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए डिस्प्ले वाले में हमारी फर्स्ट कंडीशन तो बिल्कुल सेम रहेगी कि अगर हमारा एम्प्टी है एरे तो फिर तो आप एम्प्टी प्रिंट करा दो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एस वाले पार्ट में हमें चेंजेस करना है, और वो ये हमें यहाँ पे लूप चलाना रहेगा, और लूप चालू होगा एफ से लेकर के आर तक की, ताकि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सके। बट इस बार सर्कुलरली लूप चलेगा, पहले हमारा एक ही लाइन में लूप चल रहा था, इस बार सर्कुलरली। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वो ये है कि इन टाइप का ले रहे हैं, करंट इंडेक्स नाम का,
और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम f से, मतलब जहां पर भी हम इसे यूज करेंगे उसका मतलब होगा f को यूज कर रहे हैं हम। अब इसके बाद हमें while लूप लगाना पड़ेगा, while लूप ट्रू, देन आप यहाँ पर एक काम करो, प्रिंट करा दो एलिमेंट को, और कहाँ से लूप चलाओ, हमारे करंट इंडेक्स से। तो ये लिख देते हैं, करंट इंडेक्स से आप लूप चला दो, एलिन भले हटा दो, और उसके लिए एरे ऑफ करंट इंडेक्स और स्पेस प्रिंट करा देते हैं हम, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए, क्लियर देखें। इसलिए इसके बाद आपने स्टार्ट तो कर दिया यहाँ से लूप, अब हम चाहते हैं कि मूव भी करें नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर सर्कुलरली। तो उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज करा था ना आर वाला, वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट आर की जगह हम करंट इंडेक्स को लिख देंगे, जैसे हमने एफ की जगह लिखा था। तो करंट इंडेक्स प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ, ये वाला भी हमारा पूरा काम हो चुका है। और अगर अब हम लास्ट वाले आर तक पॉइंटर तक पहुंच चुके तो फिर अब आप लूप को ब्रेक कर दो। तो इफ करंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू हमारे आर वाला, ठीक है। अगर आर का नेक्स्ट एफ बन रहा है तो फिर ठीक है, तो अगर आर का नेक्स्ट इक्वल्स टू एफ है तो फिर आप ब्रेक कर दो। तो ये करंट इंडेक्स एफ ही है हमारा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि सर्कुलरली मूव करके चेक कर रहा है, इसलिए आर प्लस 1 मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ। ये भी हमारा काम हो चुका है, और यहाँ पर अब आप ब्रेक कर दो, अगर ऐसा हो गया है तो वहां तक पहुंच गया है तो ब्रेक। इसके बाद हम एलएन भी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। चलिए ये वाला भी हमारा पूरा काम हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कॉल करने का काम बचा है, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारा सर्कुलर वाला तो है नहीं, तो आउटपुट मेरे को आपको नया बताना पड़ेगा क्या आउटपुट आ रहा है। हमने सिर्फ 5 ऐड करा था, 5 तक ऐड करे थे सिंपल वाले क्यू में, बट इस बार मैंने एग्जाम्पल आपको 7 तक ऐड करने का बताया, तो यहाँ पर हम 7 तक ही ऐड करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो हमने सबसे पहले 1 ऐड करा, फिर 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा हमारे एरे को, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक के प्रिंट करा देगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम रिमूव करना चाहते हैं, तो फीफो पे वर्क करता है, रिमूव होगा 1 ही। तो यहाँ पर जब वो डिस्प्ले करेगा ना तो ये डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये डिस्प्ले होगा यहाँ पर, करेक्ट। अब जब इसको यहाँ से 1 को हम रिमूव कर देते हैं तो देखिए क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ से हमने 1 को रिमूव कर दिया तो अब डिस्प्ले होगा 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब हम चाहते हैं कि इसे पीक करें, तो 2 3 4 5 6 प्रिंट करा देगा। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें से बीच में मैं 8 को ऐड कर दूं, जहां पर मैंने पहले ऐड करा था ना वहां पर। तो हम कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, इस रिमूव वाले के बाद में, क्योंकि रिमूव होगी तभी तो जगह खाली होगी, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यू डॉट ऐड कर रहे हैं हम 8 को। तो अब देखिए 8 कहाँ पर ऐड होगा, इस 2 के आगे ऐड होगा 8, सॉरी 2 के यहाँ पर आगे 8 ऐड होगा जहां पर जगह खाली थी, करेक्ट। अब इसके बाद ये पीक करेगा, तो पीक किसे करेगा, जो फ्रंट की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 8 तो बाद में ऐड हुआ ना, 8 हमारा बाद में ऐड हुआ है, तो 2 की वैल्यू पीक है, ठीक है। तो वो उसे प्रिंट करा देगा, और जो फाइनल पूरा रिजल्ट प्रिंट कराएगा तो फिर ये पूरा लूप चलेगा 2 से लेकर के 8 तक के, और ये प्रिंट कराएगा। अब देखिए इसे रन करा के बताते हैं, इसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन रहेगा जब इसका आउटपुट आए, वो भी मैंने ये डायग्राम से बना रखा है, वो मैं आपको समझाती हूँ, एक बार आउटपुट आ जाए इसका। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, आप बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, बाइनरी ट्री, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग का वीडियो है, एरे 1D 2D एरे सब भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा आप। हमने स्टैग्स भी प्रीवियस वाले वीडियो में सीखा था और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, तो इसलिए देखिएगा आप जरूर उसे थोड़ा सा। मैं अब ये आंसर ऐसा क्यों बता रहा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर शुरुआत में 1 था, तो F कहाँ पर था, यहाँ पर था, और R कहाँ पर था, R था यहाँ पर, करेक्ट। हमारा एरे पूरी तरीके से बढ़ चुका है, R यहाँ पर था जब हमने
ये वाला सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो अब एरे पूरी तरीके से भर चुका है, कहीं पर भी जगह नहीं है, तो अब ये नया डाटा नहीं ऐड कर सकता। उसके लिए हमें रिमूव करना पड़ेगा एक एलिमेंट को। रिमूव करने के लिए एफ को हम ले आते हैं यहाँ पर, देखिए 2 वाली जगह पर एफ आ गया, और अब मैं नया डाटा ऐड करना चाहती हूँ, तो 1 तो रिमूव भी हो गया जब हमने एफ को यहाँ पर लाया। अब यहाँ पर मैं 8 ऐड करना चाहती हूँ, तो 8 यहाँ पर ऐड हो गया। अब जो लूप चला है और अब आर यहाँ से हटके आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर 8 ऐड कर चुके हैं। अब जो लूप चला वो 2 से चला, तो पहले इसने 2 को प्रिंट कराया, फिर 3 को प्रिंट कराया, फिर 4 को प्रिंट कराया, फिर 5 को प्रिंट कराया, फिर 6 को प्रिंट कराया, फिर 7 को प्रिंट कराया। अगर यहाँ पर कहीं पर जगह आगे खाली होती तो 8 यहीं पर ऐड होता 7 के बाद में। यहाँ पर जगह खाली नहीं थी और यहाँ पर हम रिमूव कर चुके थे, जगह खाली थी इसलिए यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना आर वाला, कहाँ पर लिखा है आर वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसका काम है कि पूरा सर्कुलरली हमारे लूप को मूव करे। जब यहाँ पर लूप था 2 से लेकर के 7 तक इसने सारा प्रिंट कराया, तब अभी सर्कुलरली मूव करके यहाँ से होकर यहाँ पर आ गया, और अब इसने 8 को प्रिंट कराया, इसलिए 8 को आखिरी में दिख रहा है। बट असलियत में ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये गलत होता ना तो 8 को ऐड ही नहीं कर सकता था। अगर ये नॉर्मल क्यू होता तो हमारा सर्कुलर क्यू था, इसीलिए 8 को ऐड कर पाया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमें क्यू बनाना है लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो चलिए भाई अब हम क्यू बनाते हैं। तो हमारी लिंक लिस्ट होती थी नोड के फॉर्म में, हर एक नोड होती थी जो उसके नेक्स्ट वाले नोड से कनेक्टेड होती थी। अगर ये वाली नोड है 1 तो इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा उसके नेक्स्ट वाली नोड की तरफ जो कि होगी 2, और 2 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 3 की तरफ जो कि होगी 3, और जो भी लास्ट नोड होगी उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा नल की तरफ। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था लिंक लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पर हमें क्यू के सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बट लिंक लिस्ट की हेल्प से। एक तो ऐड ऑपरेशन, रिमूव ऑपरेशन और पीक ऑपरेशन, बट लिंक लिस्ट की हेल्प से करना है तो हमें लिंक लिस्ट के भी रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये वाली हमारी लिंक लिस्ट हो गई। अब इसमें अगर हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक नोड को ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है, लिंक लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट पॉइंट करता है नल की तरफ, ओके। और फिर हम इसे कहीं पर भी इनमें से ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, मिडल में भी ऐड कर सकते हैं और एंड में भी ऐड कर सकते हैं। बट ये वाला हमारा क्यू है, तो क्यू में तो हमारा एडिंग ऑपरेशन कहाँ पर होता है, हमेशा लास्ट में होता है, बीच में या स्टार्टिंग में कहीं पर भी नहीं होता है। हम रेयर को आगे बढ़ाते हैं आर को और पीछे ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पीछे ही ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 वाली नोड को इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी, देखो सबसे पहले तो एक 4 वाली नोड को क्रिएट करो जिसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा नल की तरफ, करेक्ट। अब हमें 3 के बाद 4 लगाना है, मतलब 4 का नेक्स्ट पॉइंट 3 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए 4 की तरफ, बट यहाँ पर पे तो 3 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। अब ये कैसे करेंगे, 4 को कैसे लगाएंगे, तो ऐसे करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसका ये कट कर दूँ तो है ना, अब 3 इसकी तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, नल की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा। अब मैं 3 के नेक्स्ट को पॉइंट कर दूँ 4 की तरफ, तो अब क्या हुआ, अब हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। हाँ बिल्कुल आ गया है। देखो अब हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई है, 1 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 की तरफ, 2 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 3 की तरफ, 3 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 4 की तरफ, और 4 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फाइनली नल की तरफ। तो अब हमने एक नई नोड ऐड कर दी है लास्ट में। चलिए अब ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए सब, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा हमारा जो फर्स्ट वाली नोड होती है उसे हम हेड कहते हैं लिंक लिस्ट की लैंग्वेज में, और जो लास्ट वाली नोड होती है उसे हम कहते हैं टेल। पहले हमारा लास्ट नोड था 3, जब तक 4 ऐड नहीं हुआ था, जब तक हमारा लास्ट नोड था 3, तो हमारा टेल ही हो गया। अब जब 4 ऐड हो गया तो टेल यहाँ से हटके हो गया ये, तो अब हमारा टेल हो गया है 4 और ये हमारा हेड हो गया, करेक्ट। अब हमने ऐड ऑपरेशन तो सीख लिया बहुत अच्छे से। अब हम रिमूव ऑपरेशन सीख लेते हैं, इसका कोड हम बाद में देखेंगे, पहले रिमूव वाला ऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पर रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये अब हम क्यू में कर रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यू में हमेशा फीफो पे वर्क करता है, तो हमें रिमूव फर्स्ट वाले ही नोड को करना पड़ेगा। अगर लिंक लिस्ट होता तो लिंक लिस्ट में तो हम किसी भी नोड को रिमूव कर सकते थे इसमें से, बट क्यू में हमें हमेशा फर्स्ट वाली नोड को ही रिमूव कर सकते हैं, तभी बाकियों का नंबर आएगा, वरना फर्स्ट वाले अगर नहीं रिमूव करा तो बाकी का नंबर आ ही नहीं सकता। तो 1 को कैसे रिमूव करेंगे, देखो अगर हम लिंक लिस्ट, अगर हम क्यू वाली भाषा में बात करें तो ये हेड तो है हमारा लिंक लिस्ट की लैंग्वेज में, बट अगर क्यू की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा फ्रंट भी तो है, करेक्ट। फर्स्ट वाला नोड या फर्स्ट वाला जो डाटा होता है वो हमारा फ्रंट होता है, और क्यू की लैंग्वेज में अगर हम लास्ट वाले नोड की बात करें तो ये रेयर भी तो है। हाँ बिल्कुल है।
तो अगर मैं ये फ्रंट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आऊँ, 2 पर फ्रंट ले आऊँ, मतलब 2 को ही फ्रंट बना दूँ, या एक और लैंग्वेज में अगर लिंक लिस्ट की लैंग्वेज में कहे तो 2 को ही अगर मैं हेड बना दूँ, करेक्ट, तो ये वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हाँ बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि कोड एडिटर ये समझेगा कि जिसको भी हमने फ्रंट बना दिया या जिसको भी हमने हेड बना दिया वही हमारा फर्स्ट वाली नोड है, वही हमारा डाटा है, वहीं से हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, वहीं से हमारी क्यू स्टार्ट हो रही है। तो वो 2 को स्टार्टिंग पॉइंट मानेगा और एंडिंग पॉइंट 4 को मानेगा, क्योंकि रेयर भी यही है, टेल भी यही है, तो ये 1 वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है, हमने 1 को रिमूव कर दिया और 2, 3, 4 वैसा का वैसा है, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। पीक की तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, पीक वही होता है जो फ्रंट की वैल्यू है या जो हेड की वैल्यू है, पीक वही है जो फर्स्ट वाली डाटा हुई, करेक्ट। तो चलिए अब हम इसका कोड बना लेते हैं। कोड बनाने के लिए मैंने एक क्लास क्रिएट करी, पब्लिक क्लास क्यू, लिंक लिस्ट क्लास एल शॉर्ट फॉर्म है लिंक लिस्ट का। इसके बाद हमने एक स्टैटिक क्लास क्यू क्रिएट करी, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, import java.util.star कंपलसरी ये लिखना पड़ना है, एरर बताएगा क्योंकि अब भी हम फंक्शंस को यूज करके कोड बनाएंगे और ये सबसे इजीएस्ट और बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोड बताऊंगे आपको, तो इसलिए लिखना कंपलसरी है। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली लिंक लिस्ट को यूज करके हम कोड बना रहे हैं। तो इसके बाद हमें इसमें हमारा टाइप लिखना पड़ेगा, डाटा का टाइप क्या है, तो हमारा इंटीजर टाइप का डाटा है। उसके बाद लिंक लिस्ट का नाम, तो लिस्ट ले लेते हैं नाम, करेक्ट। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा क्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम ले लेते हैं पब्लिक और नाम हम दे रहे हैं क्यू, करेक्ट। अब इसके बाद हमें इसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के लिए हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ये हमने हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया है लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, क्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। तो चलिए अब हम हमारा फंक्शन बनाते हैं चेक करने के लिए कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें पब्लिक बूलियन टाइप का रखेंगे इसे, और ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा इसलिए, और इस एम्प्टी हम इसे नाम दे देते हैं, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कि लिस्ट डॉट एम्प्टी। हम चेक करेंगे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करें तो हमें इस एम्प्टी के लिए कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। बिल्ट इन फंक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे कोड एडिटर में ऑलरेडी कोड बना हुआ है, बस उस फंक्शन को हम डॉट लगाकर उस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और उस कोड को कॉल कर रहे हैं और वो कोड अपने आप काम कर जाएगा। हमें इसके लिए लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, इसलिए हमने ऊपर जो मैंने आपको कहा था ना java.util.star, इसलिए लिखना जरूरी था। अब ये जो लिस्ट लिखा है ये हमने लिस्ट का नाम लिया है इसलिए, और नीचे भी हम क्यू को एक बार बनाएंगे हमारे मेन फंक्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए अब हमारा इस एम्प्टी का भी फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा ऐड के लिए, मतलब एनक्यू के लिए। नाम मैं एनक्यू दे रही हूँ, आप ऐड भी दे सकते हो, हम थोड़ी सी क्यू की लैंग्वेज भी सीख ही लेते हैं ना इसलिए। तो चलिए अब हम ऐड के लिए बनाएंगे, तो ऐड के लिए हमारा पब्लिक नाम वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, इसलिए एनक्यू नाम दे रही हूँ इसे। उसके बाद हमारा इंट वैल्यू, हम वैल्यू देंगे इसे जो ऐड करेगा वो यहाँ पर, इसलिए। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर भी हमें लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉल करेंगे हम बिल्ट इन फंक्शन को या बिल्ट इन मेथड को। तो हमारा लिस्ट का नाम जो कि लिस्ट है, और ऐड लास्ट, क्योंकि हम क्यू पर काम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट पे काम नहीं कर रहे, क्यू पर काम कर रहे हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से, इसलिए हम हमेशा लास्ट में ऐड करेंगे डाटा को या नोट को, हम स्टार्टिंग में ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ऐड लास्ट को कॉल कर रही हूँ। अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं लिंक लिस्ट पर काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ लिंक लिस्ट होता तो फिर हम ऐड फर्स्ट भी कर सकते थे, करेक्ट। तो चलिए हमने ये भी काम कर दिया। अब इसके अंदर हमें इनपुट देना पड़ेगा जो कि होगी वैल्यू, जो कि हम मेन फंक्शन में देंगे, जो भी वैल्यू होगी वो, करेक्ट। हमारा एनक्यू का भी काम हो गया, मतलब ऐड का काम हो गया। अब रिमूव फंक्शन के लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसका टाइप इंट है क्योंकि यहाँ से रिटर्न करेगा, इसलिए इसका नाम मैं डीक्यू दे रही हूँ, आप रिमूव भी दे सकते हैं। अरे अब इसके बाद इसके लिए हम कोड लिखेंगे। इसमें सबसे पहला वाला हमारा जो कंडीशन होगी वो इस एम्प्टी की होगी। हमें चेक करना है कि कहीं हमारा लिंक लिस्ट या हमारा क्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर हम रिमूव करेंगे कैसे उसे, तो इसलिए हम डायरेक्ट system.out.println
और लिख देंगे कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है। ये लंबा सा आप खुद लिख लीजिएगा। करेक्ट, ये वाला हमारा काम हो गया। और यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे? -1, जो कि अभी तक करते आ रहे थे हम। करेक्ट, ये भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन जो इसमें होगी वो होगी मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है तो फिर हम उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ बिल्ट इन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिस्ट का नाम जो कि लिस्ट है डॉट रिमूव फर्स्ट, क्योंकि हम क्यू पे काम कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट वाला ही एलिमेंट या फर्स्ट वाला ही डाटा या फर्स्ट वाली नोड ही हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हमने रिमूव फर्स्ट को कॉल लगा दिया। करेक्ट, देखिए हमारा बिल्ट इन मेथड की हेल्प से हमें कितना लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, कितना शॉर्ट में हमारा काम हो रहा है। अगर आपको लॉन्ग कोड लिखने में इंटरेस्टेड हो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। मैं 2 टाइप के कोड बताऊंगी, आपकी इच्छा आपको क्या सही लग रहा है। तो हमारा ये वाला भी पूरा हो चुका है। अब हम पीक के लिए कोड लिख लेते हैं। तो पीक के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा पब्लिक इंट, क्योंकि रिटर्न करेंगे, और नाम हम यहाँ पर पीक दे देते हैं। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। हमारा फर्स्ट कंडीशन होगी इफ, कि अगर ये एम्प्टी है तो, अगर हाँ एम्प्टी है तो फिर हम पीक कर ही नहीं सकते किसी भी डाटा को। करेक्ट, तो फिर आप डायरेक्टली प्रिंट करा दो कि हमारा क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। इसके बाद हमें रिटर्न भी करना है -1। करेक्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो फिर जो भी फ्रंट की वैल्यू है या जो भी हेड की जो भी वैल्यू है आप उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न लिस्ट डॉट पीक फर्स्ट। पीक फर्स्ट ये भी बिल्ट इन मेथड है। जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू, जो भी फर्स्ट वाला डाटा है उसको आप प्रिंट करा दो, ना हम उसे ऐड करें ना रिमूव करें। पीक का सिंपल सा मतलब होता है उसे प्रिंट करा दो तो ये प्रिंट करा देगा। ये भी हमारा पूरा काम हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है कि जो भी हमने ये सब तामझाम करा है, इसमें ऐड करा है, रिमूव करा है, इसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। टर्मिनल पर देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम डिस्प्ले के लिए कोड लिखेंगे। डिस्प्ले के लिए थोड़ा सा लंबा कोड होगा, ज्यादा नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी इज एम्प्टी वाली। अगर एम्प्टी है तो फिर आप प्रिंट करा दो कि एम्प्टी है। ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एम्प्टी है यही लिखना काफी होगा यहाँ पर। करेक्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है तो हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे। तो फिर आप फॉर लूप चला दो। फॉर लूप स्टार्टिंग से चलेगा जहां से हमारा क्यू स्टार्ट हो रहा है, लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है और एंड तक जाएगा। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इंट आई ले लेते हैं। स्टार्ट करेगा ये 0 से लेकर के और जाएगा ये लेस देन लिस्ट डॉट साइज तक के। करेक्ट, और आई प्लस प्लस करता जाएगा क्योंकि आगे बढ़ता जाए, हर एक एलिमेंट को या हर एक डाटा को प्रिंट कराता जाए इसलिए। अब इंट एक वैल्यू वेरिएबल ले रहे हैं हम इक्वल टू, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट डॉट गेट आई को। करेक्ट, अब इसके बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे ये सभी वैल्यूज को। तो वैल्यू का प्रिंट करा दो। ये हमने वेरिएबल लिया। अगर ये नहीं लेना चाहते हो, यहाँ पर एल लगाना भूल गई थी, अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्टली लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पर आई लिख देना। ये गेट और ये सब हम अच्छे से लिंक लिस्ट में समझ चुके, इसलिए मैं वापस से नहीं समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो। आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक लिस्ट के ट्यूटोरियल की, बहुत अच्छे समझाया आपको उसमें मैंने। और यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। करेक्ट, ये वाला हमारा पूरा काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल करना है इन सभी को हमारे मेन फंक्शन से। तो कॉल कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। करेक्ट, कॉल लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्यू के लिए हम देख लेते हैं। क्यू हमने नाम क्या दिया था, क्यू यू ई, हमारा नाम क्यू का। उसके बाद न्यू क्यू, तो हमारी क्यू क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इस क्यू में, हमारा क्यू का नाम ये स्मॉल लेटर वाला क्यू है, तो हमें इस क्यू में डाटा को ऐड करना है। कौन कौन से डाटा को ऐड करना है जो मैंने आपको नोट बताई थी, 1 2 3 4 5। करेक्ट, तो हम इस डाटा को ऐड कर देते हैं। तो पहले क्यू का नाम डॉट एन क्यू, ऐड को हमने यहाँ पे एन क्यू बोला है इसलिए आप ऐड भी बोल सकते हो 1। अब ऐसे करके हम
4-5 डाटा थोड़ा ऐड कर लेते हैं इसमें। आई थिंक इतना इनफ होगा। चलिए एक और डाटा ऐड कर लेते हैं। 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। जब भी एनक्यू यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो वो सारा कोड काम कर रहा है और हमारे डाटा को ऐड करते जा रहा है हमारे लिंक लिस्ट या क्यू में। अब जब हम इसे डी क्यू करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा यहाँ से। हम एक बार इसको डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि हमारा ऐड हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए। तो system.out.println कर लेंगे। करेक्ट, ये डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, डिस्प्ले को ही कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली, q.display, तो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए डिस्प्ले का भी काम हो गया। अब एक बार हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद फिर से हम डिस्प्ले करेंगे ताकि चेंजेस हमें दिखने को मिले। तो देखिए रिमूव के लिए हमें यहाँ पर system.out.println, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं रिमूव्ड आइटम, उसके बाद एक बार स्पेस भी प्रिंट करा देते हैं ताकि अच्छे से दिखे हमें। अब इसके बाद हम कॉल लगा देते हैं q.remove को, मतलब dq को। करेक्ट, तो ये वाला भी कॉल लग गया। अब हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा 1 वाला एलिमेंट। अब हमारा क्या बचेगा क्यू में 2, 3, 4, 5। करेक्ट, एक बार हम पीक को भी कॉल लगा देते हैं। तो पीक के लिए हमें यहाँ पर system.out.println, यहाँ पर पीक लिख भी देते हैं, प्लस स्पेस भी लगा देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद क्यू का नाम .पीक। चलिए यहाँ पर हमारा पीक वाला एलिमेंट भी हो जाएगा। पीक क्या होगा, जो हमारा हेड होगा या जिसे हम फ्रंट कहते हैं, तो वो क्या होगा, 1 को तो हमने रिमूव कर दिया तो 2 ही बचेगा, क्योंकि हमने रिमूव के बाद लिखा है पीक वाला, तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब एक और बार डिस्प्ले को कॉल लगा देते हैं ताकि हमारा फाइनल भी रिजल्ट हमें दिखने को मिल जाए। क्या है, अरे क्यू का नाम लिखना पड़ेगा पहले, .display। तो चलिए हमारा पूरा कोड हो चुका है। अब एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इन सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब तक बता देती हूँ। हमारे ऐड वाले की या एन क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big of 1, हमारे डी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big of 1, क्योंकि हम एक ही बार में उसे रिमूव कर रहे हैं। करेक्ट, और हमारे पीक की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big of 1, और डिस्प्ले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big of n, क्योंकि हमारा आइटरेशंस परफॉर्म हो रहा है बार बार, इसलिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमने बिल्ड इन मेथड को यूज करके करा है। अभी मैं आपको बिना इसके भी कोड बनाकर भी बता दूंगी। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग में क्या था, जो हमने ऐड करे थे सारे एलिमेंट्स, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5। ये ln लगा दिया था ना, इसलिए नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने रिमूव किसे करा, 1 को करा। जब हमने रिमूव वाले DQ वाले को कॉल करा तो 1 रिमूव हो गया। उसके बाद जब हमने पीक करा तो 1 को रिमूव कर दिया, तो फ्रंट पे क्या बचा 2, तो यही हो गया हमारा पीक। और अब जब हमने 1 को रिमूव कर दिया तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, 2, 3, 4, 5। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए एक लंबा सा कोड बनाकर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसे बिल्ड इन मेथड को यूज नहीं करोगे तो कोड कैसे बनेगा। तो अब हमारा सेकेंड तरीका हम देखते हैं, लिंक लिस्ट को यूज करके क्यू बनाने का कोड। तो देखिए वाला हमारा सेकंड तरीका, इसमें हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा। बिल्ड इन मेथड्स हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो सारा कोड हम खुद लिखेंगे। तो देखिए पब्लिक क्लास क्यू क्लास हमने सेम लिया है। उसके बाद हमने एक स्टैटिक क्लास नोड बनाया है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की बात करें तो हमने नोड की एक क्लास बनाई है, और नोड की क्लास में हम उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हमने ये वाला पार्ट लिंक लिस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। करेक्ट, तो नोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, नोड 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट उसका डाटा रहता है और बाकी का सेकंड पार्ट उसका नेक्स्ट रहता है। डाटा का टाइप हमारा इंट है और जो नेक्स्ट वो उसका टाइप है हमारा नोड। करेक्ट, इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं हमारी नई नोड के लिए। तो जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है, मैंने आपको बताया ही था पेन पेपर पे, जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो डाटा रहता है वो हमने ले लिया, दिस डॉट डाटा इक्वल्स टू डाटा। उसके बाद नेक्स्ट उसका नल रहेगा तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। करेक्ट, अब इसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट करी है, क्योंकि उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं फ्रंट और रेयर है। लिंक लिस्ट को यूज करके हम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नोड दिया इसका टाइप। उसके बाद हम यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है क्यू के लिए, तो पब्लिक क्यू। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है कि दिस डॉट क्यू इक्वल्स टू नल और दिस डॉट रेयर इक्वल्स टू नल। आप अलग अलग लाइन पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नल इसलिए लिया क्योंकि हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। नॉर्मली होता तो हम क्या कर रहे थे, -1 से इनिशियलाइज कर रहे थे स्टार्टिंग में जब नल रहता है तो। करेक्ट, इसलिए
उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, हमारा फंक्शन बनाया हमने चेक करने के लिए कि हमारी लिस्ट या हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, अगर फ्रंट ही नल हो गया तो मतलब एम्प्टी है, अगर फर्स्ट वैल्यू ही नल हो गई तो फिर तो बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट को यूज करके कर रहे हैं। अगर फ्रंट वाला या हेड ही नल हो गया तो बाद में तो कोई सा डाटा प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो मतलब ये नल है। उसके बाद हमने ऐड के लिए एक नया फंक्शन क्रिएट करा है, एनक्यू नाम दिया, इंट वैल्यू सेम वैसा का वैसा करा है। उसके बाद एक नई नोड क्रिएट करी है, तो न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड वैल्यू। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा क्यू एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ भी डाटा प्रेजेंट नहीं है। तो अभी जो हम नया डाटा ऐड कर रहे हैं वही हमारा फर्स्ट डाटा होगा। तो उस कंडीशन में आपको फ्रंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और रेयर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, न्यू नोड को ही आप रेयर भी बना दो और फ्रंट भी बना दो। हम जो पहले करते थे ना, फ्रंट और रेयर स्टार्टिंग में -1 होता था, अब हम उसे 0 बना देते थे। बट यहाँ पर हम नए नोड को ही रेयर और फ्रंट बना रहे, बस उस लैंग्वेज में हमने लिखा है। और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ। और इसके एल्स वाले कंडीशन में होगी कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है बट जगह भी खाली है, हम और डाटा ऐड कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको फ्रंट को तो वहीं रहने दो, फ्रंट को आपको नहीं है वहां से हटाना है, बस रेयर को इंक्रीज कर दो। रेयर को कहाँ पर लाओ, हमारी जो न्यू नोड है ना, हम जो नई नोड ऐड कर रहे हैं उसको आप रेयर का नेक्स्ट बना दो। जो अभी करंटली जो भी रेयर है उसके नेक्स्ट हमारे न्यू नोड को बना दो, मतलब रेयर का नेक्स्ट पॉइंट कर दो हमारे न्यू नोड की तरफ। और अब जो हमारा न्यू नोड ऐड हो चुका है अब उसको अपडेट कर दो और उससे रेयर बना दो। जो पहले रेयर था वहां से रेयर को हटा दो और अब हमारी न्यू नोड को रेयर बना दो। बस ये लिखा है हमने यहाँ पर कोड में। इसके बाद हम रिमूव वाले के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर डीक्यू के लिए कोड लिख रहे हैं। तो डीक्यू के लिए हमारी कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी एम्प्टी चेक करने के लिए, कहीं है एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम रिमूव भी नहीं कर सकते, तो फिर क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न कर दो यहाँ से -1। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, करेक्ट। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं रिमूव आइटम और फ्रंट डॉट डाटा को ले रहे हैं हम। तो फ्रंट का जो भी डाटा है हम उसे रिमूव आइटम ले रहे हैं और यहाँ से हम उसे रिटर्न कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा फ्रंट वाला डाटा था और हमने इसे रिमूव कर दिया है टर्मिनल पर, करेक्ट। इसके बाद हमारी जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि जहां पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो आप रिमूव ही नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन है कि जहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है या सिर्फ एक ही डाटा प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम रिमूव करें तो उस एक डाटा को भी अगर हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर चेक करना है कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू रेयर मतलब सिर्फ एक ही डाटा प्रेजेंट है तो फ्रंट और रेयर दोनों एक ही होगा। और अगर उससे हमने रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, नल हो जाएगा। तो मतलब फिर फ्रंट को भी आप अपडेट कर दो और रेयर को भी अपडेट कर दो और दोनों को नल बना दो। बस इतना लिखा है। जैसे हम पहले अपडेट करते थे वैसे ही वहां पर हम 0 बनाते थे, यहाँ पर हमने इसे नल बनाया है। और थर्ड कंडीशन हमारी होगी कि मतलब एक से ज्यादा डाटा वहां पर प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा डाटा वहां पर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आप फ्रंट को आगे बढ़ा दो, ठीक है। सेकेंड वाली जो वैल्यू है ना उसे फ्रंट बना दो, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट हो गई। कोड एडिटर ने समझ लिया कि फर्स्ट वाले की नीड ही नहीं है ना, सेकंड वाला हमने फ्रंट बनाया तो वहीं से हमारी क्यू स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट वाले को तो वो देखेगा भी नहीं। तो उस कंडीशन में हमने फ्रंट के नेक्स्ट को मतलब फ्रंट का नेक्स्ट वाला जो होगा उससे हमने फ्रंट बना दिया, तो फर्स्ट वाला डाटा रिमूव हो गया। यहाँ से हमने रिमूव आइटम को रिटर्न कर दिया है, करेक्ट। अब देखिए हमारा जो थर्ड वाला फंक्शन है वो है पीक के लिए। हमने इन टाइप का लिया है क्योंकि हमें रिटर्न करना है। यहाँ पर भी हमने इन टाइप का लिया था। तो पीक के लिए देखें तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी एम्प्टी के लिए। हमें देखना पड़ेगा अगर एम्प्टी है तो फिर कुछ पीक कर ही नहीं सकते हम यहाँ पर। तो क्यू इज एम्प्टी कैन नॉट पीक, ये लिख दो और रिटर्न यहाँ से -1 कर दो। और एल्स वाले पार्ट में हमने लिखा है मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है। तो फ्रंट का जो भी डाटा है, फ्रंट जहां पर भी अभी इस वक्त अगर आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को हटा दी और सेकंड पर फ्रंट है तो उसे ही आप रिटर्न कर दो। और अगर नहीं रिमूव करा तो जो अगर फ्रंट फर्स्ट पर है तो उसे रिटर्न कर दो, करेक्ट। तो हमने फ्रंट वाले डाटा को यहाँ से रिटर्न कर दिया। डॉट डाटा यहाँ पर लगाना भूलना मत क्योंकि लिंक लिस्ट है, करेक्ट। अब इसके बाद हमारा फोर्थ वाला फंक्शन हमने क्रिएट करा जो कि डिस्प्ले के लिए करा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। हमारा बाकी का सारा काम हो चुका है। तो अब इसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी इज एम्प्टी। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम किसी को प्रिंट करा ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप लिख दो क्यू इज एम्प्टी और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और इसके एल्स वाले पार्ट में मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस हिसाब से हमें आइट्रेशंस परफॉर्म करने होंगे, मतलब लूप लगाना होगा। तो उस कंडीशन में हमने करंट नोड लिया है जिसका टाइप हमने नोड लिया है और फ्रंट से उसे इनिशियलाइज करा है, मतलब फ्रंट को अभी हम करंट मान रहे हैं, करेक्ट। तो हमने वाइल लूप लगाया कि अगर करंट की वैल्यू नल नहीं है तो आप ये लूप चलाओ, अगर नहीं है नल तो आप ये लूप चलाओ और क्या करो, करंट वाले डाटा को आप प्रिंट करा दो। जब आपने करंट वाले डाटा को प्रिंट करा दिया मतलब करंट वाला पॉइंटर जहां पर भी आपने उसे प्रिंट करा दिया, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है ना,
करंट का जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट का नेक्स्ट है उससे आप करंट बना दो और अब उसे प्रिंट करा दो, फिर से ये वाला लूप काम करेगा, ठीक है। फिर जो करंट अपडेट हुआ है सेकंड वाली वैल्यू पे गया है, उससे उसने प्रिंट करा दिया। अब करंट का जो फिर से नेक्स्ट है, जो थर्ड वाली वैल्यू है, उससे करंट बना दो, उससे प्रिंट करा दो, फिर करते करते लूप चलता जाएगा जब तक आखिरी तक ना पहुंच जाए, करेक्ट। और ऐसे करके वो प्रिंट करा देगा। देखो एक बार मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देती हूँ अगर आपको तो समझ नहीं आ रहा है तो 1 2 3 4 5। इसको आप एक तरीके से नोड की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। 3 वाली नोड है जो कि पॉइंट करी 4 की तरफ। सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप काम करा 1 पे, करंट बन गया 1, ठीक है, 1 को उसने प्रिंट करा दिया। जो ये हमने लाइन लिखी है ना करंट का नेक्स्ट, तो अब ये करंट है और करंट का नेक्स्ट क्या है 2, तो अब करंट के नेक्स्ट को मतलब 2 को ही आप करंट बना दो। करंट क्या हो गया 2 हो गया, अब 2 को आप प्रिंट करा दो, अब फिर से लूप चलेगा और ये करंट था 2, अब 3 को उसने मतलब करंट के नेक्स्ट को उसने करंट बना दिया, करेक्ट। और अब इसने 3 को प्रिंट करा दिया, अब फिर से लूप चलेगा, अब 3 के नेक्स्ट मतलब करंट के नेक्स्ट 4 को आप करंट बना दो और फिर से प्रिंट करा दो। वैसे ही 5 तक जाएगा और जैसे ही आप एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हो वहां पर लूप रोक दो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि करंट जब तक नल नहीं हो जाता, जब तक नल हो जाएगा यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये वाला रुक जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया डिटेल में। अब इसके बाद ये मेन फंक्शन है जहाँ से हम कॉल लगा रहे हैं, क्यू वैसा का वैसा बना है जो हमने पहले बनाया था जब हमने मेथड बिल्ड इन मेथड को यूज करके कोड बनाया था तब, करेक्ट। इसके बाद हमने यहाँ पर एडिंग एलिमेंट्स करे, वो भी सेम वैसे ही करे, क्यू का नाम और फिर एन क्यू। वहां पर हमने ऐड लिया था क्योंकि हमने नाम ऐड रखा था, हमने यहाँ पर एन क्यू लिया है इसलिए एन क्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 को ऐड करा, 2 को ऐड करा, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे करके हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। मैं रन कर देती हूँ जब तक, यहाँ से पूरा प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा 1 से लेकर के 5 तक के। उसके बाद हमने q.dq कर दिया, मतलब हमने रिमूव वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। तो रिमूव क्या होगा, यहाँ से 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा पूरी तरीके से और बचेगा क्या 2 3 4 5, करेक्ट। अब पीक जब करेंगे तो फ्रंट वाली वैल्यू को पीक होगा, तो मतलब 1 तो रिमूव हो गया, फ्रंट पर क्या है 2 है, तो 2 आंसर पीक में आ जाएगा। अब फिर से जब प्रिंट करेंगे तो 1 तो हमने रिमूव कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 रिमूव कर दिया तो 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमारा सही आंसर आ गया। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, उसके बाद जब हमने रिमूव करा एलिमेंट तो 1 को रिमूव करा, उसके बाद पीक जब करा तो हमने 2 को पीक करा, ठीक है। उसके बाद जब हमने रिमूव और पीक दोनों कर दिया, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू हमने प्रिंट कराई वो आई 2 3 4 5। देखिए मैंने दोनों टाइप के आपको कोड बता दिए, आपको जो सही लगे वो कर लेना। दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम है, एडिंग, रिमूविंग और पीक तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, कांस्टेंट है, और जो डिस्प्ले वाला है उसकी बिग ऑफ n है क्योंकि वो आइटरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं क्यू का कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट कर ली है क्यू एग्जाम्पल नाम की, और इसके अंदर हम मेन फंक्शन में कोड लिखेंगे। इम्पोर्ट java.util.star कंपलसरी, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से हम कोड लिखेंगे तो ये लिखना कंपलसरी, वरना एरर बताएगा। बिल्ड इन कोड को यूज कर रहे हैं हम इसलिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक क्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्यू, उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप लिखना पड़ेगा, हमारा डाटा का टाइप क्या है, तो हम इंटीजर टाइप का डाटा ले रहे हैं इसलिए इंटीजर लिख रही हूँ। इसके बाद हमारी क्यू का नाम, तो स्मॉल लेटर ले रही हूँ मैं क्यू का नाम, आप कुछ भी ले सकते हैं नाम, न्यू। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा लिंक लिस्ट और स्टैक और जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें तो ये बनता है कि यहाँ पर न्यू के बाद क्यू ही लिखते हैं, जिसका भी हम कोड बना रहे हैं उसी का नाम लिखते हैं। बट यहाँ पर हम ऐसे क्यू यू ये क्यू नहीं लिख सकते हैं, ये एरर बताएगा, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिंक लिस्ट। अब आप ये बोलेंगे तो अभी तो आपने कहा था कि हम ना एरे को यूज करेंगे ना लिंक लिस्ट को यूज करेंगे, हम तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, तो फिर आप लिंक लिस्ट क्यों लिख रहे हो। हाँ मैंने कहा था, बट यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट यूज करना पड़ेगा, वरना इसके बिना एरर बताएगा और आप कोड बना ही नहीं सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो पहली बात लिंक लिस्ट काफी सिमिलर है हमारे क्यू से, तो उसके हेल्प से हम ऑपरेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात इफिशियंट होती है जो हमारी लिंक लिस्ट होती है, और इंसर्शन और रिमूवल दोनों बहुत आसानी से हो जाते हैं यहाँ पर, और इसका साइज डायनामिक होता है, करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, बट लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम और ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
करेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दी है। अब देखिए इसके बाद हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। हमारी क्यू क्रिएट हो चुकी है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, एडिंग का। ऐड करते हैं हम, तो चलिए सबसे पहले हम ऐड कर देते, तो क्यू का नाम लिख देते हैं हम डॉट। अब इसके बाद देखिए हमें पहले क्या करना पड़ा था, ऐड का हमें कोड बनाना पड़ा था। अब ऐड का कोड ही नहीं बनाना पड़ रहा, बस डॉट ऐड लिखो, सारा काम कोऑर्डिनेटर अपने आप संभाल लेगा। जो हमने ये स्टार लिखा है ना, जावा यूटिल स्टार, ये सारा काम संभाल लेगा। अब बस यहाँ पर लिख दो आप डाटा जिससे भी आप ऐड करना चाहते हो। तो हम 1 ऐड करना चाहते हैं, इसके बाद हम और भी ज्यादा डाटा ऐड करना चाहते हैं तो वो लिख देते हैं। चलिए 5 डाटा आई थिंक इनफ रहेगा, तो यहाँ पर 2 3 4 5। तो अभी फिलहाल हमारी क्यू क्रिएट हो गई और इसमें डाटा भी ऐड हो गया 1 2 3 4 5। अब अगर हम चाहें कि इसको एक बार डिस्प्ले भी करा दे ताकि हमें पता चल जाए हमारी जो इनिशियली जो क्यू हमने क्रिएट करी थी वो कैसी थी, और जब हम इसे रिमूव करेंगे तब क्या बन जाएगी, तो इसलिए system.out.println। इसके बाद आप यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं QUE। अब इसके बाद स्पेस भी हम प्रिंट करा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। उसके बाद आप डायरेक्टली क्यू को कॉल कर दो, तो ये क्यू का जितना भी डाटा होगा ये इसे प्रिंट करा देगा। अब इसके बाद अगर हम चाहे कि हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्यू फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव होगा। तो चलिए हम रिमूव कर देते हैं system.out.println। फिर से यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमूव आइटम। इसके बाद फिर से एक बार स्पेस हम प्रिंट करा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। उसके बाद अब हम फिर से कॉल कर देते हैं हमारे बिल्ड इन मेथड को। करेक्ट, तो उसके लिए हमें पहले क्यू का नाम, उसके बाद डॉट और रिमूव। तो चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब यहाँ से रिमूव किसे करेगा, 1 को रिमूव कर देगा। तो अब क्या बचा 2 3 4 5। अब हम जब इसे पीक करेंगे तो पीक में क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 ही एफ है, मतलब फ्रंट है। करेक्ट, तो इसके लिए हम फिर से system.out.println कर देते हैं। यहाँ पर क्यू का नाम, एक बार पीक लिख भी देते हैं यहाँ पर पीक। उसके बाद फिर से स्पेस, अब क्यू का नाम डॉट पीक। तो चलिए पीक कर देगा 2 को। अब लास्ट में एक बार फिर से हम डिस्प्ले करा देते हैं हमारे डाटा को। करेक्ट, हमारी क्यू को, ताकि हमें समझ आ जाए कि रिमूव करने के बाद हमारा क्या हो गया है क्यू। तो अब चलिए अब हम इसे रन करा देते हैं। हमारा फाइनल पूरा कोड लिखा गया, बस इतना ही कोड होता है हमारे नॉर्मल क्यू का। हमें पहले जो इतने सारे फंक्शंस बनाने पड़े थे, ऐड, रिमूव, पीक के लिए, इज एम्प्टी के लिए, फुल के लिए भी बनाना पड़ा था हमें, सर्कुलर के लिए, बट अब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारा काम ये संभाल लेगा। अब ये बात नहीं है कि अगर हमने ये सीख लिया है तो आप वो सब याद नहीं करेंगे, नहीं। जब इंटरव्यूज में अगर ये लिखा हुआ है कि आपको एरे को यूज करके ही क्यू बनाना है तो आपको वही कोड लिखना पड़ेगा। अगर लिंक लिस्ट को यूज करके बनाना है तो आपको वही कोड लिखना पड़ेगा। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए, इंटरव्यू क्वेश्चन, जहां पर लिखा नहीं है पर्टिकुलरली, बस आपको इन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ रही है, ऐड, रिमूव, पीक की, तब आप ये यूज कर लेना। करेक्ट, ये तो पता नहीं टाइम क्यों लग रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। चलिए आगे हमारा आंसर। तो स्टार्टिंग में हमने 1 2 3 4 5 ऐड करा था, तो हमारे क्यू का आंसर आ गया 1 2 3 4 5। उसके बाद जब हमने रिमूव करा तो 1 यहाँ से रिमूव हो गया। जब हमने पीक करा तो 1 को रिमूव करा तो 2 ही था फ्रंट पे, तो पीक हो गया। फाइनल आंसर हमारा 2 3 4 5। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया है। तो अब हमने क्यू काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशंस भी कर लिए, ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लिए। तो अब हम हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्यू में कोड कैसे बनाना है और जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो कैसे लॉजिक लगाना है। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रिवर्स करना है हमारी क्यू को। तो अब ये कैसे करेंगे, तो मैं क्यू ले लेती हूँ जो कि हमारी 1 2 3 4 और 5। हमें इसे रिवर्स करना है तो क्या आंसर आना चाहिए, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 4 3 2 1। तो अब देखिए यहाँ पे या तो हमें एक एक्स्ट्रा क्यू की जरूरत है या फिर हमें एक एक्स्ट्रा स्टैक की जरूरत है। अब आप बताइए, पॉज करके आप सोचिए कि हमें स्टैक की जरूरत है या क्यू की जरूरत है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो अब चलिए मैं ही बता देती हूँ, हमें स्टैक की जरूरत है। अब ऐसा क्यों, तो हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हम क्यू यूज करते तो क्या होगा और स्टैक यूज करते तो क्या होगा। देखिए अगर हम एक एक्स्ट्रा क्यू यूज करते हैं जो कि खाली रहेगी स्टार्टिंग में, हम अगर इससे पूरी तरीके से इस पे कॉपी कर ले तो क्या रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए हमारा क्यू काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब हम इसमें से एलिमेंट्स को निकालेंगे, डाटा को निकालेंगे, तो स्टार्ट होगा रिमूव करना 1 से, तो 1 रिमूव होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या रिमूव होगा, 2 रिमूव होगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर बारी किसकी आएगी, 3 की आएगी, तो फिर 3 रिमूव होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर किसका बारी आएगी, 4 की, तो 4 रिमूव होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5। तो देखिए ये तो रिवर्स तो हुआ ही नहीं, ये तो वैसा का वैसा कॉपी हो गया। करेक्ट, तो मतलब हम क्यू को यूज तो नहीं कर सकते। अब स्टैक का देख लेते हैं, क्या हम स्टैक को यूज कर सकते हैं।
तो देखिए मैं एक स्टैक ले लेती हूँ। अब यहाँ से मुझे डाटा को निकालना है, रिमूव करना है और यहाँ पर हमें स्टैक में पुट करना है। तो फीफो पे काम करता है क्यू, ये क्यू है और ये है स्टैक। तो इन दोनों के फंक्शंस अलग अलग काम करेंगे, याद रखना जब इसको हम सॉल्व करें तब। तो अगर यहाँ पर फीफो पे काम कर रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे, रिमूव करना है यहाँ से 1 से, तो 1 रिमूव होकर यहाँ पर आ गया, स्टैक में स्टोर हो गया। जो भी फर्स्ट एलिमेंट आता है वो बॉटम में जाके स्टोर हो जाता है, हमने यही सीखा है अभी तक के। उसके बाद फिर 2 की बारी आएगी, 2 रिमूव होगा हमारी क्यू में से, तो 2 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर 3 रिमूव होगा, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर 4 रिमूव होगा जो कि यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और आखिरी में 5 रिमूव होगा जो कि यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो देखिए हमारा स्टैक में तो आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब ये ऑर्डर में भी है यहाँ से, करेक्ट। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, बट ये रिवर्स तो पूरी तरीके से हुआ नहीं है, कैसे होगा रिवर्स। अब अगर हम क्या करें, इस स्टैक में से इन सभी डाटों को निकाल दें और एक खाली क्यू में डाल दें तो क्या रिवर्स हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए एक और एक्स्ट्रा क्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट वो खाली रहेगी पूरी तरीके से स्टार्टिंग में। अब अगर मैं इस स्टैक में से डाटा को निकालूँ तो क्या होगा, स्टैक काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा हमने सबसे लास्ट में हमारे स्टैक में डाला था वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो अगर ये 5 सबसे लास्ट में डाला था तो यही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो देखिए ये वाली हमारी खाली क्यू है, 5 को यहाँ से निकाला हमने, यहाँ पर डाल दिया। अब किसकी बारी है, 4 की बारी है, क्योंकि 5 से निकल चुका है, करेक्ट। अब किसकी बारी है, 4 की बारी है, तो 4 को हम निकाल के हमारे क्यू में डाल देंगे। अब 3 यहाँ से रिमूव होगा जो कि हमारी क्यू में चले जाएगा। अब 2 रिमूव होगा जो कि हमारी क्यू में चले जाएगा। और अब 1 रिमूव होगा एंड में, जो सबसे स्टार्टिंग में हमारे स्टैक में डाला था वो सबसे एंड में निकल रहा है। और तो 1 रिमूव होगा जो कि हमारे क्यू में चले गया। तो क्या हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया? हाँ बिल्कुल मिल गया, पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। तो अब देखिए इसका कोड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये देख लेते हैं। तो अब देखिए कोड में हमारी सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगी वो हमें क्या करना पड़ेगा। इनिशियली मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको कि हम कोड में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एक क्यू में से डाटा को ऐड करा। पहले तो क्यू खाली रहती ना, उसमें ऐड करना रहता है हमें, है ना। क्यू डॉट ऐड 1, क्यू डॉट ऐड 2 ऐसे करके लिखते हैं। तो मतलब क्यू में हमने ऐड करा डाटा को, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने इस क्यू में से डाटा को निकाल दिया, रिमूव कर दिया। तो सेकेंड स्टेप हो गई, क्यू में से हमने डाटा को रिमूव कर दिया, करेक्ट, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब उसके बाद इस क्यू में से रिमूव करा, उसके साथ साथ हमारी एक और स्टेप होगी, वो क्या होगी, क्यू में से जब रिमूव करा हमने स्टैक में पुट कर दिया, स्टैक में ऐड कर दिया हमारे डाटा को। तो सेकेंड और ये थर्ड स्टेप एक साथ होगी, स्टैक में हमने ऐड कर दिया हमारे डाटा को। तो करेक्ट भाई, अब हमने स्टैक में भी ऐड कर दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगी, हमें स्टैक में से डाटा को निकालना है, मतलब स्टैक में से रिमूव करना है, या आप पॉप भी बोल सकते हैं, स्टैक में से हमें पॉप करना है। अब इसके भी साथ साथ एक और स्टेप होगी, जब हमने स्टैक में से इस डाटा को रिमूव करा तब उसके साथ साथ हमने खाली क्यू में ऐड भी तो करा। तो हमारी जो लास्ट स्टेप होगी वो होगी क्यू में हमारे डाटा को ऐड करना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं। बस यही सारी हमारी स्टेप्स हैं। और ये जो स्टैक में हमने ऐड करा है, जैसे हमने स्टैक में से जब हम रिमूव करते हैं तो उसको पॉप बोलते हैं, और जब ऐड करते हैं तो हम उसे पुश कहते हैं। ये हमने स्टैक वाले वीडियो में बहुत अच्छे समझ। तो हमारा रिवर्स क्यू का कोड बना लेते हैं। तो हमने बिल्कुल बस मैंने 2 ही चीज़ लिखी है इसमें अभी तक के। हमने क्यू क्रिएट करी जो हम अभी तक के क्रिएट करते आ रहे थे। क्यू इंटीजर, हमारी क्यू का नाम है क्यू स्मॉल लेटर वाला। उसके बाद न्यू लिंक लिस्ट, और उसके बाद हमने हमारी जब इनिशियली जब क्यू क्रिएट होती है तो खाली रहती है, उसमें हमने डाटा ऐड कर दिया 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब इसके बाद हमें इसे एक बार प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इनिशियली हमारी क्यू क्या थी और जब हमने इसे रिवर्स करा तो क्या है। तो हमारी क्यू, हम क्यू को प्रिंट करा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक में हमारे क्यू को, हमारे क्यू का जितना भी डाटा है हम उसे स्टैक में डाल रहे हैं। रिमूव करें पहले क्यू में से, उसके बाद हम स्टैक में पुश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक स्टैक की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, स्टैक। उसके बाद हमारा डाटा का टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए इंटीजर लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे स्टैक का नाम, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू स्टैक, और ये हमारा स्टैक पूरी तरीके से क्रिएट हो गया। देखिए बिल्कुल सेम सिंटेक्स है जो हमारे क्यू का था। अब देखिए बस हमें लिंक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो मैंने आपको रीजन बता ही दिया था क्यू में क्यों पड़ती है। अब इसके बाद हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, और वाइल लूप क्यों लगाएंगे, ताकि हमारे क्यू में से डाटा को वो निकाले लूप, और जितना भी डाटा है उससे हमारे स्टैक में पुश कर दे। तो हमारा वाइल लूप लगेगा।
हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक कि हमारा क्यू का साइज 0 से बड़ा है, मतलब जब तक हमारा क्यू पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता तब तक के आपको ये लूप चलाना है। तो क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तक आप ये लूप चलाओ। और लूप चलाते वक्त आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्यू में से रिमूव करो डाटा और स्टैक में पुश कर दो। तो स्टैक डॉट पुश और क्यू में से आप रिमूव कर दो, क्यू डॉट रिमूव। बस यही काम करना है। जिसको भी रीड करना नहीं आता आप पीछे से रीड करिए। क्यू में से रिमूव करो डाटा को और उसके बाद आप स्टैक में पुश कर दो। करेक्ट, तो ये वाला भी हमारा काम हो गया। अब दूसरा जो लूप चलेगा वो किस लिए चलेगा? वो लूप चलेगा, इसकी भी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस इसमें क्यू की जगह स्टैक रहेगा। इसकी कंडीशन रहेगी कि जब तक स्टैक का साइज 0 से बड़ा है तब तक आप लूप चलाते जाओ, मतलब जब तक स्टैक पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता। करेक्ट, ये लूप चलाओ और उसके बाद आप हमारे स्टैक में से डाटा को पॉप करते जाओ, मतलब निकालते जाओ और हमारे क्यू में ऐड करते जाओ। करेक्ट, तो यही हमें करना है। हमारी क्यू में आप ऐड कर दो, क्यू डॉट ऐड, और हमारे स्टैक में से पॉप कर दो, स्टैक डॉट पॉप। इसे भी आप पीछे से रीड करना स्टार्ट कीजिए। हमारे स्टैक में से पॉप कर दो और फिर आखिरी में हमारी जो खाली क्यू है, हमने जो नई क्यू ली है, उसमें आप सारे डाटा को ऐड कर दो। तो अब हमारा फाइनली डाटा पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। अब इसके बाद आप प्रिंट करा दो ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा सही आंसर आ गया है क्या, और हमारी क्यू का प्रिंट करा दो। अब मैं इसे रन कर देती हूँ, देखना हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन था, बट प्रैक्टिस के लिए सही है कि समझ आ जाए कि हमने अभी तक के जितना भी कुछ सीखा है वो सब क्वेश्चन में हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी सभी टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। हमने बाइनरी ट्री भी सीखा है, स्टैक भी सीखा है, लिंक लिस्ट सीखा है, एरे लिस्ट, एरेज, 1D 2D एरे, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग, काफी कुछ सीख लिया अभी तक के एडवांस टॉपिक्स में। तो देखिए हमारा सही आंसर आ गया। शुरुआत में हमारी क्यू क्या थी? 1 2 3 4 5। रिवर्स करने के बाद क्या हो गई? 5 4 3 2 1। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एन जो है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमारे क्यू में प्रेजेंट है। तो हम कितनी बार लूप चला रहे हैं? जब हम क्यू में से निकाल रहे हैं हमारे एलिमेंट्स को तब भी एन बार लूप चलेगा, और जब हम स्टैक में से हमारे एलिमेंट्स को निकालेंगे और एंड में जब क्यू में ऐड करेंगे तब भी एन टाइम्स लूप चलेगा। इसलिए बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। बाकी सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी प्रैक्टिस की सीरीज़ भी चल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने सभी टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएं। आई कैन गारंटी अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा हर एक टॉपिक, और कहाँ पर क्या कोड लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये भी समझ आ जाएगा। डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।